लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं? आज की वीडियो में हम लोग पूरा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है एंड टू एंड कवर करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी चीजें जितनी भी हो सकती हैं सब कुछ कवर करने जा रहे हैं। ये कंप्लीट मास्टर क्लास होने जा रही है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे। कहां से शुरू हुए, कहां पे खत्म हुए, अभी क्या हो रहा है, कहां कहां पे यूज होते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग, उसका आर्किटेक्चर, उसकी टेक्निकल डेप्थ, सब पे बात करने जा रहे हैं। बहुत मजेदार वीडियो होने जा रही है। एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत मजा आने जा रहा है। हम लोग मिलकर सीखने जा रहे हैं कि आखिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं। ये वीडियो आपको बहुत मजेदार लगेगी। स्ट्रेंथ वाली वीडियो है, लंबी वीडियो है, मतलब कुछ घंटों तक जा सकती है, लेकिन आपको ये मजा जरूर आएगा और ये आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा कि आखिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, और आपको एंड टू एंड नॉलेज जो है वो कंप्लीट मिल जाएगी। आपको इसके बाद कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। जितना भी कुछ हो सकता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में आज हम लोग सारा कुछ कवर करने जा रहे हैं, तो आप वीडियो देखते रहिए। आज हम लोग मास्टर क्लास करेंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे। बात स्टार्ट करते हो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है और इसमें बहुत कुछ चीजें जो है वो आपको सीखने को मिलेगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी वीडियो जो है वो आपके लिए, और आपको बहुत कुछ आता है तो भी वीडियो आपके लिए, क्योंकि हम लोग बेसिक और एडवांस दोनों टॉपिक्स जो है वो आज कवर करने जा रहे हैं। बात स्टार्ट करते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में या जिसकी जो एब्रीविएशन है वो एलएलएम्स है, या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को शॉर्ट फॉर्म में एलएलएम्स कहा जाता है। आखिर ये होते क्या है? तो पहले मैं एक बेसिक आइडिया लिखता हूँ, फिर एग्जांपल्स को लेकर हम लोग समझना शुरू करते हैं और सारी चीजें जो है वो हम लोग आज देखेंगे। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी कि एलएलएम जो है वो एक टाइप का डीप लर्निंग। अच्छा, कुछ लोग नोट्स के लिए बहुत परेशान होते हैं, परेशान ना हो। नोट्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अभी समझने में फोकस कीजिएगा। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है वो एक टाइप का डीप लर्निंग मॉडल है। एक डीप लर्निंग मॉडल है जो कि ट्रेंड हुआ है बहुत मैसिव टेक्स्ट के डेटा सेट पे। बहुत मैसिव यानी कि बहुत बड़े टेक्स्ट के डेटा सेट पे जो है वो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक डीप लर्निंग मॉडल है, जो कि बहुत बड़े ह्यूमंगस कॉर्पस पे यानी कि बहुत ज्यादा टेक्सचुअल डेटा पे जो है वो ट्रेन हुआ है। और जब ये ट्रेन हो चुका है तो अब ये जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है, ये चीजें समझता है कि जैसे इंसान समझता है, और समझने के साथ जनरेट भी करता है, समझता है और जनरेट करता है। किस तरीके से? ह्यूमन लाइक लैंग्वेज पे जो है वो ट्रेन करता है। फिर से एक बार देखते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो एक टाइप का डीप लर्निंग मॉडल है जो कि ट्रेन हुआ है बहुत मैसिव डेटा सेट पे, जो कि टेक्सचुअल डेटा सेट है, उस पे ये ट्रेन हुआ है बहुत मैसिव डेटा सेट पे। और ये अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है और जनरेट कर सकता है, बना सकता है, दे सकता है नई चीजें, नए आइडियाज। कैसे? ह्यूमन लैंग्वेज में। ह्यूमन लैंग्वेज क्या होती है? ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो हिंदी होती है, ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होती है, ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच होती है, ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो अरबिक होती है, ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो जापानीज होती है, और एक्सेट्रा। ये सारी जो है वो आपकी नेचुरल लैंग्वेजेस हैं जो कि ह्यूमंस डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर से अगर मैं एक बार इसे समराइज करूं तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वो एक तरीके के डीप न्यूरल या डीप लर्निंग नेट मॉडल्स हैं कि जो कि ट्रेन हुए हैं बहुत मैसिव, बहुत ज्यादा ह्यूमंगस, बहुत ज्यादा कोलोसल डेटा सेट पे, जो कि टेक्सचुअल डेटा सेट है। और वो ट्रेन होने के बाद समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं और जनरेट कर पाते हैं, चीजें बना पाते हैं। किस तरीके से? ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में। ह्यूमन लाइक लैंग्वेज कौन सी होती है? ह्यूमन लाइक लैंग्वेज के जो एग्जांपल्स हैं वो ये हैं हिंदी, इंग्लिश, अरबिक, फ्रेंच, जापानीज एक्सेट्रा। ये सारी जो है वो लैंग्वेजेस इंसान अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में या डेली गुफ्तगू में या डेली वार्तालाप में यूज करता है। तो ऐसे मॉडल्स जो कि बहुत ह्यूमंगस, बहुत ज्यादा डेटा सेट पे ट्रेन हुए हैं और उसके बाद वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं और जनरेट कर पाते हैं ह्यूमन लाइक लैंग्वेज, उसको हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं। इतना मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बहुत बेसिक से हम लोग आज चल रहे हैं तो इतना क्लियर हो गया होगा। अगर मैं अब आगे बात करूं इसके आगे, इसको अगर मैं आगे बात बढ़ाऊं, इसको मैं रब कर रहा हूं, आप लोग को लिखने की परेशानी नहीं होगी, आपको नोट्स में दे दूंगा। अभी आप सिर्फ समझने पे फोकस करिए, मैं यही आपसे कहूंगा और हम बात को आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं ये स्पेशलाइज किस चीज में करते हैं, अपनी इसका बैकएंड क्या है? तो ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं ये स्पेशलाइज करते हैं ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर पे ये स्पेशलाइज करते हैं। और ये क्या करते हैं? उसके साथ बिलियंस
या फिर ट्रिलियंस, बिलियन या फिर ट्रिलियन जो है वो पैरामीटर साथ लेके चलते हैं। इतने सारे पैरामीटर जो है वो साथ लेके चलते हैं। मतलब आप ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये जो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये आपका एक डीप न्यूरल नेटवर्क है। एक डीप न्यूरल नेटवर्क है जो कि एक बहुत बड़े टेक्सचुअल, यानी कि बहुत ज्यादा टेक्स्ट पे जो है वो ट्रेन हुआ है, यानी कि एक ये टेक्सचुअल डेटा है। तो आपका जो ये डीप लर्निंग नेटवर्क है, कि जब बहुत बड़े टेक्सचुअल डेटा में ट्रेन हुआ है, उसके बाद ये जनरेट कर पाता है और ये आपका अंडरस्टैंड कर पाता है ह्यूमन लैंग्वेज को, तो ये पूरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहलाता है। अब इसके अंदर ये जो पूरा इसकी जो टेक्निकल बैकिंग है, यानी कि टेक्निकलिटी में अगर मैं बात करूं, इसकी जो टेक्निकलिटी है उसमें अगर मैं बात करूं, तो जो आर्किटेक्चर यूज होता है वो है ट्रांसफॉर्मर। अभी हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपने जनरेटिव एआई का फुल मास्टर क्लास नहीं देखा तो मैंने उस पर भी बात की है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पे भी बात करूंगा अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो बैकएंड है आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का, कि जिसके ऊपर ये बेस्ड होते हैं। और जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है वो स्पेशलाइज करते हैं। उनकी खासियत ये है कि ट्रांसफॉर्मर पे बेस्ड है और उसके साथ साथ ये बिलियन और ट्रिलियन पैरामीटर्स को जो है वो साथ लेके चलते हैं। मतलब आपने देखा होगा जब आप चैट जीपीटी यूज करते हो तो कितना सारा कंप्यूटेशन, कितना ह्यूमंगस लेवल पे चीजें जो है वो हो रही होती है और आपको जो है वो फिर आउटपुट निकल के आता है। तो उस सब को जो है वो आज हम लोग इन डेप्थ देखेंगे। तो ये वाला जो है वो एक बात बताना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो एक डीप न्यूरल नेटवर्क है, कि जो बहुत बड़े टेक्सचुअल डेटा पे जो है वो ट्रेन हुआ है, और जब ये ट्रेन हो चुका है तो फिर वो ह्यूमन लैंग्वेज को जनरेट भी कर पाता है, अंडरस्टैंड भी कर पाता है, मतलब बता भी सकता है, समझ भी सकता है। तो ये दोनों चीजें जब कोई एक डीप न्यूरल नेटवर्क कर रहा हो जो कि बहुत बड़े कॉर्पस पे टेक्सचुअल कंटेंट या टेक्सचुअल डेटा पे ट्रेन हुआ हो, उसको हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। और अगर कोई पूछा आपसे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है उसका बैकएंड क्या है, तो उसका बैकएंड जो है वो ट्रांसफॉर्मर है, कि जिसमें बिलियन और ट्रिलियन पैरामीटर जो है वो एक साथ लेके चलता है। तो ये एक बेसिक आइडिया हमने और आगे बढ़ाया। अब थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलते हैं, और मैं इससे यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के, ताकि फिर हम लोग जब आगे बात करें तो वो वहां पर आपको समझ में आए। एग्जाम्पल्स जो है वो इसके बहुत फेमस एग्जाम्पल्स जो है वो मैं लिखता हूँ। चैट जीपीटी 3, जीपीटी 4, उसके बाद आपका गूगल का पाम, मेटा का लामा, क्लॉड, मिस्ट्रल, ये सारे जो हैं वो आपके एग्जाम्पल्स हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के। यानी कि ये जो है ये GPT-3 क्या है, ये एक डीप न्यूरल नेटवर्क है जो कि बहुत बड़े ह्यूमंगस अमाउंट के टेक्सचुअल डेटा पे ट्रेन हुआ है, और अब ये आपकी लैंग्वेज को समझ भी पाता है और आपको जवाब भी दे पाता है। तो अगर आप इससे कुछ इंग्लिश में पूछते हो तो ये आपको इंग्लिश में जवाब दे पाता है। कैसे दे पाता है? इंग्लिश में सवाल जवाब Q&A कैसे हो पा रहा है? क्योंकि ये इसकी टेंडेंसी है इस डीप न्यूरल नेटवर्क की, कि जिसमें वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड भी कर सकता है और जनरेट भी कर सकता है। तो वैसे ही आपका GPT-3, GPT-4, गूगल पाम, लामा, क्लॉड, मिस्ट्रल, ये सारे जो हैं वो बहुत ह्यूमंगस, बहुत बड़े टेक्सचुअल डेटा पे ट्रेन हुए हैं, और ट्रेनिंग के बाद उनसे आप जब सवाल करते हो तो वो समझते हैं आप क्या कह रहे हो। जब आप कोई सवाल करते हो तो जो जवाब देते हैं वो आप समझते हो क्या कह रहे हो, क्योंकि ये पूरा जो कॉन्वर्जेशन है या फिर जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है या फिर ये जो डायलॉग है वो ह्यूमन लैंग्वेज में है, इंग्लिश, जापानीज या हिंदी, उर्दू, जिसमें भी आप समझो। तो इस वजह से जो है वो ये काफी डिमांड में है और काफी लोग जो है वो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आज जो है वो सबसे हॉट टॉपिक या ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। कैसे? ऐसे। अब आगे थोड़ा सा एग्जांपल्स भी देख लिया, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर इसमें क्या है। ये बहुत मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा। मुझे आपसे आज बहुत फिर से सीखने को मिलने वाला है, बहुत सारी चीजें नई, तो वो सारी चीजें जो है उसको मैं सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी बहुत धीरे धीरे हम लोग पेस अप बढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहली इंपॉर्टेंस पे अगर मैं बात करूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसने रेवोल्यूशन ले आया वो एआई में। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के आने से पूरा एआई जितना भी कुछ था वो रेवोल्यूशनाइज हो गया। बल्कि पहले हम लोग एआई को मशीन लर्निंग या फिर न्यूरल नेटवर्क्स या फिर CNN कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स इस सब के अराउंड रखते थे। जब से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आया, एआई जो भी बात करता है वो LLM के थ्रू एजेंटिक एआई की बात करने लगता है। ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल्स की तो आजकल कोई बात नहीं करता, हालांकि वो सही है गलत है वो एक डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन आज मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का इंपॉर्टेंस ये है कि इसने पूरी एआई इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, पूरा डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर दिया, कि जिसके थ्रू अब ये रेवोल्यूशन हुआ क्या, इसके थ्रू चैटबॉट्स आ गए।
चैटबॉट्स भी कई टाइप के होते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आपको मैं एक जेनरिक एग्जांपल दे रहा हूं। चैटबॉट्स मार्केट में आ गए, आपके कोडिंग असिस्टेंट जो है वो मार्केट में आ गए, आपका हेल्थ केयर जो है उसके टूल्स जो है वो इससे बनने लगे, हेल्थ केयर के अंदर टूल्स जो है वो इससे बनने लगे। उसके बाद आपकी एजुकेशन में जो है, आपकी जो एजुकेशन है उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का, चाहे आपके एजुकेशनल चैटबॉट्स हो या फिर और टूल्स हो, बहुत कुछ है, या फिर एलएमएस हो, उसमें बहुत बड़ा रोल है इसका। उसके बाद सर्च इंजन जो है उसमें भी बहुत बड़ा रोल है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स में दे सकता हूं कि जिसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है वो डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर रहा है मार्केट में, डिस्ट्रप्शन पूरी तरीके से जो है वो मार्केट को कैप्चर कर रहा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कैसे इतना बड़ा रेवोल्यूशन और इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन लाके, क्या क्या होता है टेक्निकल डेप्थ में वो हम लोग आके देखेंगे जब हम लोग आर्किटेक्चर पे बात करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि इतनी इंडस्ट्रीज को, इतनी डिसिप्लिन को इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया, डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर दिया। तो पहली चीज तो ये कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस सब की वजह से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सेकंड पॉइंट पे बात करूं तो ये है डीमोक्रेटाइजेशन क्या होता है? आपने डेमोक्रेसी सुना होगा। डेमोक्रेसी यानी कि लोगों के लिए, लोगों के मतलब लोगों की राइट है, लोगों की ड्यूटी है, प्रॉपर फंडामेंटलिज्म है, बहुत सस्टेनेबल गवर्नमेंट फॉर्म है, बहुत सारी बातें डेमोक्रेसी में ही होती है ना। तो इसने एआई को जो है वो डेमोक्रेटाइज कर दिया है सबके लिए। कैसे? इस पर अगर थोड़ी सी बात करूं तो आप समझिए कि हर आदमी जो है वो आज के जमाने में इंटरैक्ट कर रहा है, किससे इंटरैक्ट कर रहा है? एडवांस एआई थे। आज के जमाने में हर आदमी जो है वो एडवांस एआई से इंटरैक्ट कर रहा है। तो इसने डिमोक्रेटाइज कर दिया है, सब तक पहुंचा दिया है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ने एआई को सब तक पहुंचा दिया है, हर जगह तक पहुंचा दिया है। तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है? ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की वजह से हो पा रहा है कि जिसने ह्यूमन लैंग्वेज पे एआई को ले आया। यानी कि आप हिंदी बोलो तो हिंदी में आए, इंग्लिश बोलो तो इंग्लिश में आए, अरबिक बोलो तो अरबिक में आए, संस्कृत बोलो तो संस्कृत में आए, जिस लैंग्वेज को बोलो उस लैंग्वेज में आए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स करके दिखाए। तो ये वाली जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है। एआई को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, चैटबॉट्स का, कोडिंग असिस्टेंट्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सर्च इंजन्स, हर जगह पे आज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है वो एआई के थ्रू एम्पावर कर रहा है और उसको पावर्ड बाय कर रहा है। अगर मैं करूं एआई जो कि लोग नहीं जानते थे या फिर सिर्फ जो टेक्निकल लोग थे वो जानते थे, तो अब डेमोक्रेटाइज कर दिया है एआई को लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आके। चाहे हर एक आदमी, चाहे उसे कुछ भी ना आता, उसे चैटजीपीटी यूज करना आता है, वो अपनी बात कह पा रहा है, समझ पा रहा है, सुन पा रहा है, सवाल पूछ पा रहा है, जवाब ले पा रहा है, सब कुछ जो है वो डेमोक्रेटाइज करके एआई के थ्रू कर पा रहा है। तो उम्मीद करता हूं इतना भी क्लियर हो गया कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो रेवोल्यूशनाइज कर दिया है एआई को और डेमोक्रेटाइज कर दिया है एआई को। ये दो फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि जिसके थ्रू आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को समझना चाहिए। ये थोड़ा सा सोशल और एथिकल एस्पेक्ट पे भी हम लोग जाएंगे इसके, लेकिन पहले टेक्निकल एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं सारे टाइप के लोगों के लिए जो है वो ये वीडियो बना रहा हूं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और इसके आगे जो है वो डिस्कशन हमारा करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है वो थोड़ी सी मैं हिस्ट्री और थोड़ा सा इसका जो बैक डेट है उस पर बात करता हूँ, कि हिस्ट्री पे मैं बात करता हूँ एआई की या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की। मैं हिस्ट्री पे थोड़ी सी बात करने जा रहा हूँ। तो फिर अगर मैं बात करूँ 1950s की, तो 1950s में जो है वो सिर्फ रूल बेस्ड जो है वो आपके एआई या फिर आपके लिए सिंबॉलिक एआई, जिसको हम लोग कहते हैं सिंबॉलिक एआई या फिर स्टैटिक एआई, ये रूल बेस्ड सिस्टम जो है वो चलते थे आपके 1950s में। यानी कि आप समझ लीजिए अगर आपने 1 चूज किया तो ONE लिख के आ जाए, अगर आपने 2 चूज किया तो 2TW2 लिख के आ जाए, अगर इन दोनों में से आपने कुछ नहीं चूज किया तो फिर लिख के आ जाए रॉन्ग। तो ये रूल बेस्ड होता है, यानी कि आप एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने बना दिए आप प्रीएम्बल में अपने जो भी आप डिफाइन कर रहे हो, और उसके बाद जो है वो रूल बेस्ड सिस्टम पे ही चलेगा। 1 आया तो 1, 2 आया तो 2, कुछ नहीं सेलेक्ट किया तो रॉन्ग आ गया। जो कंडीशंस या फिर जो भी आप कंडीशंस अपने अकॉर्डिंग बनाओगे वो रूल बेस्ड कहलाएगा। तो ये वाला एग्जांपल उसका हो गया। अगर मैं अब बात करूं 1950s के बाद क्या चीज इंपॉर्टेंट थी जो कि आई थी, वो आई थी 1980s में। अब 1980s में क्या हुआ था? 1980s में से 2000 तक मान लीजिए, 1980 से 2000 में जो है वो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स जो है वो आ गए थे। अभी स्टैटिस्टिकल मॉडल होते क्या हैं? अच्छा, एक और बात, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में हमेशा मैं इस पे फोकस करता हूं कि जो उसका फाउंडेशन और बेस है वो स्टैटिस्टिक्स है और प्रोबेबिलिटी है। क्यों है? वो एक बहुत बड़ा उसका रीजन है। मेरी एक चैनल पे प्लेलिस्ट है स्टैटिस्टिक्स के नाम से, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसे फॉलो करना स्टार्ट करें। आपको आइडिया और इंट्यूशन लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स मशीन लर्निंग या फिर एआई को सीखने के लिए। उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है।
तो वही वाली मैं बात करता हूँ कि 1980 से 2000 में जो है वो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स जो है वो आ गए थे, जो कि मीन, मीडियन, मोड और इन सब के अकॉर्डिंग जो है वो चीजें बता रहे थे। अगर हम लोग आगे बढ़े तो 2017 में क्या हुआ, ये सुनने वाली बात है, यानी कि ये हमारे आसपास की बात है। एक पेपर निकल के आया, रिसर्च पेपर, जिसका नाम था इसका नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड। अटेंशन इज ऑल यू नीड, ये एक रिसर्च पेपर जो है 2017 में निकल के आया था, कि जिसके थ्रू आप समझ लीजिए पूरी मार्केट में एक डिस्ट्रप्शन आ गया, पूरी मार्केट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई। पूरी मार्केट जो आज आप डेमोक्राइज कर रहे हो एआई को, वो कैसे हुआ, उसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी 2017 में, जब अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर रिलीज हुआ था, कि जिसमें इसका कॉन्सेप्ट निकल के आया था कि ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, वो निकल के आया। और उसके बाद इसके अंदर फाउंडेशन बनी। ये फाउंडेशन था लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की जो फाउंडेशन बिल्डिंग ब्लॉक था वो ये था। 2017 में अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर निकल के आ रहा है। इसको हम लोग आज इन डेप्थ देखने जाने की इसमें हुआ क्या था, और कैसे ये लिखा किसने था, और इसका इस्तेमाल किसने कर लिया, और फिर कौन जो है वो यूनिकॉर्न बन गया, उस सब पे आज डिस्कशन होने जा रहा है। 2018 में अगर मैं बात करूँ, 2018 में क्या हुआ था, 2018 में जो है 2018 से 2020 मान लीजिए, अब 2020 तक भी जो है वो बहुत सारे मॉडल्स निकल के आए मार्केट में, जिसमें GPT-2 था, बर्थ था, आपका GPT-3 था। ये सारे मॉडल जो है वो आपके 2018 से 2020 निकल के मार्केट में आने लगे थे। उसके बाद जो है वो 2022 से आज तक, यानी कि 25 में हम लोग अभी आज हैं, 2022 से लेकर 2025 तक जो है वो फिर आपकी सामने जो डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुआ, वो क्रिएट हुआ चैट जीपीटी से, वो क्रिएट हुआ जेमिनी से, फिर वो बीच में भी आपने सुना होगा डीफेक से डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुआ, और इन सब के थ्रू जो है वो आगे बढ़ता ही चला गया, जिसमें मिस्ट्रल का क्लॉड है और बहुत सारे हैं। तो ये जो है मैंने थोड़ी सी हिस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट बताया एआई का, और कैसे जो है वो मार्केट में आया, क्या क्या हुआ, किस तरीके से चीजें चल रही थी, ये पूरा उसका एक मैपवर्क है और एक नोशन है, कि जिसमें 1950 में रूल बेस्ड मॉडल्स आ गए थे, 1980s में जो है वो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स आ गए थे, 2017 में जो है वो अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर जिसने डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर दिया था मार्केट में, 2018 से 2020 में जो है वो GPT-2 बर्थ और GPT-3 ये सारे मॉडल्स आने लगे थे, और 2022 से 2025 ऑनवर्ड्स आगे तक GPT ने आके डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर दिया, जिसको चैट जीपीटी कहा, और ओपन एआई ने जो है इसे लॉन्च किया, फिर जेमिनी आया गूगल का, फिर उसके बाद डीफेक आया, और ऐसे जो है वो चीजें बढ़ती चली गई। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट है जो कि इंपॉर्टेंट मैंने समझा आपको देना। अब जो है वो फिर आगे बात बढ़ाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा बीच में एनर्जेटिक और थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है। तो बेस्ट तरीका मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कवर करता हूँ, पढ़ने का है, पढ़ाना। तो आप लोग से मैं अभी पढ़ रहा हूँ, पता है आप लोग को, आपसे मैं सीख रहा हूँ अभी। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं और फाउंडेशंस पे बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज, जो हमारा मास्टर क्लास थी जनरेटिव एआई पे, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें कवर की है, लेकिन मैं आज फिर से वो कवर करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई नया आता है तो वो फिर बीच में क्यों वीडियो छोड़ के वहां पे जाए, फिर वहां से सीख के वापस आए, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो इसी वीडियो में जो है वो सारा कुछ आज कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फाउंडेशन। अब यहाँ से फाउंडेशन की बात स्टार्ट करते हैं, फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की फाउंडेशन की बात मैं ऐसा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बात स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चीज है वो है लैंग्वेज मॉडलिंग। अब ये होता क्या है, आपने सुना होगा ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो लार्ज को पहले हटा देते हैं, लैंग्वेज मॉडलिंग होता क्या, पहले उस पर बात करते हैं कि लैंग्वेज मॉडलिंग होता क्या, लैंग्वेज मॉडलिंग का मतलब क्या है। तो लैंग्वेज मॉडलिंग कुछ नहीं होता, इसकी डेफिनेशन अगर मैं सिंपली बताऊं तो क्या होता है कि जिसमें आपका जो प्रोबेबिलिटी होता है, या फिर प्रोबेबिलिस्टिक, या फिर प्रोबेबिलिटी के थ्रू, या प्रोबेबिलिटी वाला डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, फैलना, जिसे हम वेरिएंस भी कहते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होना, फैलना, और किसके ऊपर, किस चीज के ऊपर, कुछ सीक्वेंस के ऊपर, कुछ सीक्वेंस के ऊपर, किस चीज के सीक्वेंस, वर्ड्स के या फिर टोकन्स के। ये लैंग्वेज मॉडल का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक सीक्वेंस के ऊपर, यानी कि एक अगर ये कोई सेंटेंस है तो इसके ऊपर जो है वो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होना, किसके अकॉर्डिंग, वर्ड्स के अकॉर्डिंग और टोकन्स के अकॉर्डिंग। वर्ड जो है वो मैन है तो इसके टोकन्स क्या होंगे, एम होगा, ए होगा, एन होगा, तो ये इसके टोकन्स हो गए। अगर मैन इज है तो ये पूरा मैन एक, ये मतलब ये मैन और इज जो है वो दो टोकन्स है। लेकिन अगर आपको मैन को फिर फर्दर डिवाइड करना तो फिर ये एम, ए और एन हो जाएंगे, यानी कि इसके फिर 3 टोकन्स हो जाएंगे। तो आप समझ लो कि एक बहुत बड़े फॉर्म से जो है वो ब्रेक करते करते जो है वो उसको छोटे फॉर्म में ले जा रहे हो, और करते करते बहुत छोटे फॉर्म में ले जा रहे हो। ये जो होता है उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी
डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के ऊपर, चाहे वो वर्ड्स के फॉर्म में हो या टोकन्स के फॉर्म में हो। तो ये जो आइडिया है वो लैंग्वेज मॉडल का आइडिया है कि लैंग्वेज मॉडल क्या होता है। लैंग्वेज मॉडल प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं सीक्वेंस के ऊपर, किस चीज के सीक्वेंस, वर्ड्स के और टोकन्स के। तो ये जो है वो लैंग्वेज मॉडलिंग की डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है। अब इसका मैं एग्जांपल आपको लेके जो है वो यहाँ पर बताता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बेसिक एग्जांपल लिखता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी कवर किया था। द कैट सैट ऑन द ब्लैंक, ठीक है, द कैट सैट ऑन द, और यहाँ पर ब्लैंक मैंने दे दिया है। तो अब जो है वो मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर आप सब जानते हैं, मतलब हम लोग जानते हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, कैट सैट ऑन द, इसका आंसर होता है मैट, मतलब इसका आंसर है मैट, यानी कि कैट जो है वो मैट के ऊपर बैठी हुई है। ये सेंटेंस कंप्लीट करने का तरीका है। अब लैंग्वेज मॉडल जो है वो कैसे काम करेगा, तो लैंग्वेज मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट करेगा मैट को, क्योंकि मैट की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे हाईएस्ट होगी। कैसे समझाता हूं, द कैट सैट ऑन द। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस आ रहे हैं, यानी कि जो आपके पास एक बैग ऑफ वर्ड्स है, यानी कि एक जगह की जहां पर बहुत सारे वर्ड्स है, तो यहाँ पर मैट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 है, जो बैट की प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 है, और जो आपकी रैट की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 0.1 है। तो अब लैंग्वेज मॉडल के अकॉर्डिंग जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट होके प्रिडिक्ट होके आ जाएगा और यहाँ पर मैट हो जाएगा। तो जैसे मैट की 0.8 है, बैट की 0.4 है और रैट की 0.1 है, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मैट की है जो कि 0.8 है। तो फिर द कैट सैट ऑन द मैट हो गया। ये लैंग्वेज मॉडल का बेसिक आइडिया है। प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के ऊपर, सीक्वेंस यानी कि उसके कॉम्बिनेशन होते हैं अलग अलग, जैसे कि द कैट सैट ऑन द, तो इसका जो है वो आप एक प्रोबेबिलिटी का वेरिएंस यानी कि उसको आप फैलाते हो। अलग अलग प्रोबेबिलिटीज होती हैं, उसमें से जो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है वो आपका मॉडल सेलेक्ट कर लेता है। ये लैंग्वेज मॉडलिंग कहलाती है। ये एक बेसिक इंट्यूशन और आइडिया है लैंग्वेज मॉडलिंग का। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा और मजा आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है लैंग्वेज मॉडलिंग में, जो है वो ये फर्स्ट पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब फाउंडेशन पे फर्स्ट पार्ट हो गया लैंग्वेज मॉडलिंग। सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है टोकनाइजेशन। अब मैं टोकन को अब थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगी, ये टोकनाइजेशन में होता क्या है और टोकन एग्जैक्टली कर क्या रहे होते हैं और कैसे हमारे यूज केस में फायदेमंद है। तो जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड सब टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में, वो है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन जो है वो हमारा सेकंड टॉपिक है। टोकनाइजेशन में क्या होता है, टोकनाइजेशन का सिंपल मतलब ये है कि आप स्प्लिट कर देते हैं, आप स्प्लिट कर देते हैं टेक्स्ट को स्मॉलर वर्ड्स में, आप स्प्लिट कर देते हैं छोटे छोटे वर्ड्स में आपके टेक्स्ट को। तो ये आपका क्या क्या हो सकता है, ये आपका वर्ड्स हो सकता है, फर्स्ट चीज वर्ड्स, फिर दूसरी चीज होती है सबवर्ड्स यानी कि उससे और छोटे वर्ड्स, और फिर तीसरा होता है कैरेक्टर्स यानी कि एक ए बी सी डी ये सब कैरेक्टर्स। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लेकर आपको बताऊं कि अगर मेरा जो वर्ड लेवल है, जो मेरा वर्ड लेवल है, मेरे वर्ड लेवल पे जो है वो प्लेइंग लिखा है, प्लेइंग, ठीक है, ये मेरा वर्ड लेवल है। अब मैं सर्वर्ड लेवल पे आ जाता हूं। तो जो सर्वर्ड लेवल पे इसकी टोकनाइजेशन होगी वो होगी प्ले और इंग। ये एक है, यहां पर ये दो हो जाएंगे, प्ले और इंक अलग अलग हो जाएंगी। इसका ये सबवर्ड हो गया, प्ले एक वर्ड होता है और इंक आप लगाते हो बाद में, तो प्ले और इंक हो जाएगा। तो जब हम लोग टोकनाइजेशन में वर्ड लेवल पे ब्रेक करेंगे तो वो प्रॉपर वर्ड होगा, जब सबवर्ड लेवल पे ब्रेक करेंगे तो प्ले और इंक हो जाएगा। अब इसको अगर मैं फर्दर और ब्रेक कर दूं तो ये बाइट बाय बाइट, बाइट बाय बाइट भी जो है वो ब्रेक हो सकता है कि जिसके अंदर आपको लास्ट में रॉ बाइट्स जो है वो मिलने लगेंगे, यानी कि एकदम आप एकदम ASCII लेवल तक भी पहुंच सकते हो अगर आप चाहो तो यानी कि PLAY सब अलग अलग हो जाएंगे, ING सब अलग हो जाएंगे। तो बाइट बाय बाइट लेवल पे भी आप जा सकते हो। इस प्रोसेस को कहते हैं टोकनाइजेशन। और एक और चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि जो आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जो कि मॉडर्न आज के स्टेट ऑफ द आर्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, वो लोग क्या यूज करते हैं, वो लोग बाइट पेयर इनकोडिंग, जिसको हम लोग BPE पढ़ेंगे इसको, और सेंटेंस पीस, इसको यूज करते हैं। ये जो है वो टोकनाइजेशन की टेक्निक है जिसमें बाइट पेयर आपका इनकोडिंग आ जाता है और दूसरा है सेंटेंस पीस। ये आपकी आज करके जो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो ये टेक्निक और मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं टोकनाइजेशन के प्रोसेस को करने के लिए। बाकी मैंने आपको बता दिया कि कैसे किया जाता है, वर्ड लेवल, फिर सबवर्ड लेवल और फिर सबवर्ड से कैरेक्टर लेवल पे आ जाता है कि जैसे कि अगर मैन है, जैसे कि मैन नहीं, मैं कहता हूं कि मैन
मैनुअल है, मैनुअल, ठीक है। तो मैनुअल को मैंने मैन और ओएल कर दिया और फिर मैन को मैंने MAN कर दिया। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं और डिटेल में हम लोग जा सकते हैं। ये टोकनाइजेशन का प्रोसेस है, ये कब काम आता है, कैसे काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज मॉडलिंग हमने समझ ली लास्ट में कि क्या होता है। लैंग्वेज मॉडल मतलब प्रोबेबिलिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो सबसे हाईएस्ट होता है वो उसको उठा लेता है और उसको प्रेडिक्ट कर देता है नेक्स्ट में। जो नेक्स्ट प्रोसेस था फाउंडेशन ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में, वो टोकनाइजेशन था, यानी कि वर्ड को, एक बड़े वर्ड को या एक सेंटेंस को वर्ड्स में तोड़ना, फिर वर्ड्स को सब वर्ड्स में तोड़ना और फिर उसको बाइट लेवल पे तोड़ देना। ये सेकंड प्रोसेस है टोकनाइजेशन का और ये सारा कुछ यूजफुल होता है। इसको मैं भी बताऊंगा कि ये यूज कहां पे होता है, जब हम लोग फीडिंग करते हैं या फिर बहुत सारी चीजें। तो ये जो है वो टोकनाइजेशन का प्रोसेस हुआ, जो हमारा सेकंड प्रोसेस है। जो थर्ड प्रोसेस है वो है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग क्या होता है उस पर बात करते हैं। ये फाउंडेशन हम लोग बात कर रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की, एकदम बेसिक फाउंडेशन। जो थर्ड चीज है वो है एम्बेडिंग। अब एक समझने वाली बात है कि आप लोग जानते हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि जो कंप्यूटर्स है वो नंबर्स पहचानते हैं, बाइनरी 0 और 1, ऐसे ही है। आप उससे कहोगे इंग्लिश में कुछ तो नहीं पहचान पाएगा, हिंदी में तो नहीं पहचान पाएगा, आपको उसको कोड की लैंग्वेज में जो है वो बताना पड़ता है और फिर वो उसको समझ पाता है, ऐसे ही है। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग अब बात कर रहे हैं एआई की या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की, कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है वो आपका डीप न्यूरल नेटवर्क है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझ भी पाता है और जनरेट भी कर पाता है। तो वो कैसे होता है? तो एक्चुअलिटी में आपको हमेशा जो भी कंप्यूटर को बताना है वो आपको उसकी जबान में या उसकी भाषा में ही बताना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि आप नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज बोल रहे हो, यानी कि आप इंग्लिश बोल रहे हो, लेकिन इंग्लिश भी जब आप बोलते हो तो वो कन्वर्ट होके जाती है, उसको उसकी जबान में समझ में आती है और फिर वो अपनी जबान में कहता है और फिर आपको जब वापस आ रही होती है तो फिर वो ट्रांसलेट होके आपको इंग्लिश में समझ के आ रही होती है। तो ये जो ट्रांसलेशन या फिर आप कह लो कि ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा अच्छा वर्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन है कि उसको तब्दील करना, चेंज करना, उसको एक्चुअलिटी में जैसा वो चाहता है वैसे में भेजना। तो वो अब अगला हम प्रोसेस में जो बात करने जा रहे हैं वो एम्बेडिंग है। एम्बेडिंग होता क्या, उस पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि अब एम्बेडिंग में क्या होता है। एम्बेडिंग में जो आपके वर्ड्स है या टोकन्स है, आपके वर्ड्स है या टोकन्स जो है वो मैप होते हैं, वो मैप किए जाते हैं किसमें, किस चीज में मैप किए जाते हैं? हाई डायमेंशनल वेक्टर्स में, हाई डायमेंशनल वेक्टर्स में किए जाते हैं। मैं समझाऊंगा कि आखिर ये क्या होता है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, लेकिन आप इतना समझे कि एम्बेडिंग में जो आपके वर्ड्स जैसे मैन है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं हाई डायमेंशनल वेक्टर्स में। अभी के लिए आप ये समझिए कि ये हाई डायमेंशनल वेक्टर्स जो होते हैं वो कुछ वैल्यू का सेट होता है। जैसे कि अगर मैं मैन लिख रहा हूं तो मैन जो हो सकता है वो 0.123.167 पॉइंट समथिंग ऐसे जो है वो ये कन्वर्ट होता है। तो ये जो होता है वो आपका हाई डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है। अच्छा, ये वेक्टर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो ये 3D आप किसी भी एक 3D कोऑर्डिनेट प्लेन में उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, यानी कि अगर ये ऐसा एक प्लेन है तो इसको आप मैन को जो है वो यहाँ पर ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर भाई मैन है। मैं एक फोटो भी डाल दूंगा कि कैसे 3D स्पेस में जो है वो आपको नजर आते हैं अलग अलग आपके एम्बेडिंग्स, लेकिन इतना आप समझ पा रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये जो है वो फर्स्ट स्टेप है एम्बेडिंग्स में, कि जिसमें आपके वर्ड जो टोकन्स जो है वो मैप किए जाते हैं। आसानी में इतना समझ ले कि आपके वर्ड जो है वो नंबर्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इतना ज्यादा आसान है। आप बुकिश लैंग्वेज पे ना जाके हुए ऐसा अगर समझो तो ज्यादा तुम्हें आसान लगेगा और इजी लगेगा। अच्छा, एक और चीज सेमांटिक्स पे अगर मैं बात करूं, सेमांटिक्स क्या होता है बात करते हैं। इसमें सिर्फ आपके जो वर्ड्स है वो हाई डायमेंशनल वेक्टर्स में ही अरेंज नहीं किए जाते, बल्कि साथ साथ जो सेमांटिक मीनिंग है वो कैप्चर की जाती है। इसकी सेमांटिक मीनिंग जो है वो कैप्चर की जाती है। मतलब जो सिमिलर या फिर एक जैसे वर्ड्स है, जो सिमिलर या फिर जो एक जैसे वर्ड्स है वो हमेशा जो होते हैं वो सिमिलर वर्ड्स के साथ ही होते हैं। यानी कि अगर मैन है तो वो बॉय या फिर अंकल या फिर मेल, ये सारे जो है इसकी सेमांटिक जो मीनिंग है वो एक ही है। चाहे मैन हो, चाहे बॉय हो, चाहे अंकल हो, चाहे मेल हो, इस सब की सेमांटिक मीनिंग एक है। तो इस सब की जो हाई डायमेंशनल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी कि इस सब की जो नंबर की रिप्रेजेंटेशन होगी वो मिलती जुलती होगी, आसपास होगी। इसी को हम लोग कहते हैं सेमांटिक मीनिंग कैप्चर करना। यानी कि जो सिमिलर वर्ड्स है, जो उस बैग, उसका एक बैग बनता है सिमिलर वर्ड्स का, कि जिसकी जो वेक्टर आप रिप्रेजेंटेशन होती है वो सेम होती है। कैसे सेम होती है? क्योंकि इसके अंदर हम लोग सेमांटिक मीनिंग कैप्चर करते हैं। यानी कि जो एक जैसे वर्ड्स हैं
वो एक जैसे वर्ड्स एक साथ रिप्रेजेंट किए जाएंगे या एक साथ उसकी वैल्यू आसपास होगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 3D वेक्टर बताऊं तो अगर मैन यहाँ पर है तो बॉय यहाँ पर होगा और मेल यहाँ पे होगा, अंकल यहाँ पे होगा। अगर मैं आपका हूं फीमेल तो फीमेल कहीं यहाँ पे होगा। तो आप खुद देखिए कितना डिस्टेंस है, यानी कि ये सारे जो है इनकी आपकी सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर हो रही है एक साथ। और अगर मैं फीमेल या गर्ल या विमेन या फिर कुछ और बात करूं तो वो बहुत दूर है। तो ये दूर मतलब क्या हो रहा है, यानी कि उसकी सेमांटिक मीनिंग बहुत डिफरेंट है। तो इस तरीके से ये बहुत काम आता है जब आप लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग कर रहे होते हो या फिर मॉडल ट्रेन कर रहे होते हो या फाइन ट्यूनिंग कर रहे होते हो। बहुत मजेदार ये चीज है, आगे बहुत काम आएगी। मैं सिर्फ आपको अभी नोशन और आइडिया दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा। अब अगर मैं आगे बात करूं तो अब हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल डेप्थ में जाने जा रहे हैं और हम लोग बात करने जा रहे हैं कोर आर्किटेक्चर के ऊपर। कि जैसे मैंने बात स्टार्ट की थी कि जो कोर आर्किटेक्चर है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का वो ट्रांसफॉर्मर्स है। ट्रांसफॉर्मर्स कहां से निकल के आया? ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो 2017 में अटेंशन इज ऑल यू नीड जो पेपर था उससे निकल के आया, कि जिसमें बताया गया अटेंशन इज ऑल यू नीड में कि ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर क्या है, कैसे यूज होता है, बहुत सारी चीजें। तो अब हम लोग इस कोर आर्किटेक्चर पर बात करते हैं और ये कोर आर्किटेक्चर अब हमारी बात यहां से स्टार्ट होती है। और कोर आर्किटेक्चर में जो सबसे पहले चीज आने जा रही है वो एक क्विक रिकैप में कराता हूं, हमेशा लास्ट वीडियो में भी कराया था जो हमने जनरेटिव एआई पे मास्टर क्लास की थी, न्यूरल नेटवर्क्स NN। न्यूरल नेटवर्क्स पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। न्यूरल नेटवर्क्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मर को समझने से पहले आपको न्यूरल नेटवर्क समझ में आना चाहिए और मैंने जनरेटिव एआई की क्लास में बहुत अच्छे से बताया, लेकिन मैं आज फिर से बताता हूं। ह्यूमंस में नेचर ने इंसान के दिमाग में जो है वो ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया गया है। ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको न्यूरॉन कहलाते हैं। ये हमारे दिमाग में प्रेजेंट है न्यूरॉन, जिसके अंदर आपके एक्सियम है, डेंड्राइट्स है, ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो यहाँ प्रेजेंट है। ये ह्यूमंस के अंदर कुदरत ने न्यूरॉन्स दिया हुआ है। ANN इंसानों ने आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाया। वो कैसा दिखता है? वो ऐसा दिखता है। इसके अंदर जो है वो आपके इनपुट्स होते हैं, हिडन लेयर्स होती है और आपका आउटपुट होता है। जो आपका इनपुट होता है उसकी जो उसका कॉम्बिनेशन तीनों से किया जाता है। मैं समझाऊंगा क्या होता है, अभी सब इसको फोकस करिए। जैसे कि कोई भी इनपुट होता है तो आप वो इनपुट को यहां पे समझते हो कि ये इनपुट 1 है, इनपुट 2 है। फिर ये हिडन लेयर होती है, जो बीच में ये 3 आप देख रहे हैं, हिडन लेयर है कि जहां पर कैलकुलेशन होता है। जैसे मैं कहूंगा ना 2+2, तो 2+2 आपका दिमाग जो है वो न्यूरॉन 2+2 करेगा और फिर करने के बाद आपको जवाब दे देगा। तो आप ऐसा समझ लो कि इंसान के दिमाग में आप सवाल यहां पूछते हो, प्रोसेस यहां पे होता है, आंसर यहां से निकल के आता है। ऐसे ही आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो है वो मिमिक किया गया है, डुप्लीकेट करने की कोशिश की गई है नेचुरल न्यूरॉन को, कि जिसके अंदर आप इनपुट लेयर्स में डालते हो और फिर आप बीच में कंप्यूटेशन करते हो और फिर लास्ट में आपका रिजल्ट या फिर आपका आंसर जो है वो निकल के आता है। तो ये जो है न्यूरल नेटवर्क्स वो ये है, ये जो चीज है इसको हम न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। आप समझ गए? इंसानों में ये होता है और मशीन्स में ये होता है। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स आपका मिमिकिंग का काम करता है, डुप्लीकेसी का काम करता है, नकल करता है नेचुरल न्यूरॉन की। वापस बैक टू द टॉपिक आता है। ये एक थोड़ा सा इंट्यूशन मैंने दिया ताकि कोई नए लोग हैं तो उनको ऐसा ना लगे कि भाई ये न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बात बढ़ाता हूं और इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ बात करता हूं। आपने स्लोप की इक्वेशन देखी होगी, y = mx + c होती है। अब इसमें क्या होती है वो मैं आपको दिखाता हूं। जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें ऐसी इक्वेशन होती है जो आपके सामने मैं बता रहा हूं, WIXIB, ठीक है। इसमें W जो है वो आपका वेट्स है, X जो है वो आपका इनपुट है, B जो है वो आपका बायस है, F जो है वो आपका एक्टिवेशन फंक्शन है और Y जो है वो आपका आउटपुट है। ये जो है वो बेसिक डेफिनेशन है। मशीन लर्निंग पढ़ोगे तो भी उसमें ये आएगी, लेकिन वो जो है वो फिर आपका लीनियर रिग्रेशन, बेस्ट फिट लाइन, वो सब सारी चीजें हो जाती हैं। यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन का एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो आपको फोकस करना चाहिए और समझना चाहिए। क्या होता है उसमें मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। आप ऐसा समझो कि यहाँ पर जो आपका एक न्यूरॉन है, यानी कि आपका ये एक समझ लो ये आपका एक न्यूरॉन है, ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन है आपका, जो मैंने आपको यहाँ डायग्राम बताया था, ये और ये, तो ये तो ये आपका मान लीजिए ये जो चीज है इसको मैं डिटेल व्यू ये दिखा रहा हूं, यानी कि इसका ये डिटेल व्यू है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आपका ये न्यूरॉन जो है वो एक इनपुट लेता है, उस पे आप वेट अप्लाई करते हो, उस वेट को जो है वो फिर आप सम करते हो और फिर उसको आप एक्टिवेशन फंक्शन में पास करते हो। मतलब कि इस न्यूरॉन में जो है वो आप एक इनपुट लेते हो,
फिर उस इनपुट में जो है वो आप यहाँ पर कुछ वेट्स अप्लाई करते हो, और वेट अप्लाई करने के बाद जो है उसमें आप एक एक्टिवेशन फंक्शन में पास करते हो। और बेसिक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। आपका इनपुट जो है वो 2 है, आपका वेट जो है वो 1 है, और आपका एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो 1/x है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। आपका ये इनपुट है, ये आपका वेट है, ये आपका एक्टिवेशन फंक्शन है। क्या होता है कि जब भी आप न्यूरल नेटवर्क डील करते हो तो आप एक इनपुट लेते हो जो आपका 2 है, मैंने ले लिया, इसको मैंने वेट जो है वो हमारे पास आया, तो वेट जो है वो क्या करता है, वेट आप अप्लाई करते हो तो 2 into 1 हो जाएगा। ये वेट आपने 2 into 1 कर दिया, और 2 into 1 जो है वो हो गया, और जो जवाब आया 2 उसको आप एक्टिवेशन फंक्शन में पास करते हो, यानी कि 1/x जो है, x की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1/2, यानी कि एक्टिवेशन फंक्शन से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो है 0.5। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो आपका जो प्रोसेस है वो चलता चला जाएगा, और लास्ट में जाके आपका जो आंसर है वो निकल के आएगा 0.5। मैं बहुत बेसिक लेवल पे जाके एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे दिया नहीं जाता, लेकिन मैं फिर भी ये वाला एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया और इंट्यूशन बेसिक क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली मैं बात क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसी के ऊपर पूरा न्यूरल नेटवर्क बेस्ड है। अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया इसको मैंने जेनेरिक तौर पे यहां पे लिख दिया कि जिसमें आपका इनपुट ये हो गया, वेट जो अप्लाई करते हैं वो ये हो गया, बायस, हाँ बायस भी एक चीज होती है, बायस अप्लाई की जाती है, तो यहाँ पर मैं बायस अप्लाई करना भूल गया, तो यहाँ पर बी लिख लीजिए, B0, तो B0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बायस भी अप्लाई किया जाता है, बायस होता है, और फिर वो पूरा एक्टिवेशन फंक्शन में जाता है, और फिर आउटपुट निकल के आता है जो हमारे केस में 0.5 निकल के आ रहा है, ठीक है। ये है आपका पूरा न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर जो मैंने बहुत बेसिक लेवल पे बता दिया है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज होती है मैं थोड़ा सा उस पर बात करता हूँ। जो आपका इनपुट लेयर होता है वो आपका रॉ डेटा होता है, जैसे कि हमारे केस में जो टोकन्स होंगे वो मैप किए जाएंगे वेक्टर्स से, तो ये हमारा इनपुट लेयर हो सकता है। जो आपका हिडन लेयर्स होता है, यानी कि ये वाली जो लेयर होती है, ये वाली लेयर, वो क्या होती है, ये हिडन लेयर जो है वो मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है, यानी कि ट्रांसफॉर्म हुआ, फिर ट्रांसफॉर्म हुआ, फिर ट्रांसफॉर्म हुआ, चेंज होता गया। आपने खुद देखिए, आपने 2 से स्टार्ट किया था, पहुंचे 0.5 तक, ये फिर 0.5 अगर मैं वापस से यहां पे डाल दूं तो क्या होगा, तो 0.5 जो है हमारा वेट क्या था 1 था, तो into 1 आपने क्या किया 0.5 आ गया, फिर 0.5 को हमने 1/x जो कि हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है उसमें डाला, तो ये 1/1/2 यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि जो आपकी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें 2 आ गया। ऐसे करते करते बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हिडन इनपुट लेयर में होती है। जो आपका थर्ड लेयर है, यानी कि ये वाली चीज जो बाहर निकल के आ रही है लास्ट में, वो आपका आउटपुट लेयर, और आउटपुट लेयर में आपका फाइनल प्रोडक्शन, यानी कि आपका हमारे केस में लार्ज लैंग्वेज मॉडल में नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट किया जाता है, तो उसमें आपका नेक्स्ट वर्ड की प्रोबेबिलिटी जो है वो आंसर में निकल के आएगी, ये आपका आंसर होगा। तो ये जो है वो आपका न्यूरल नेटवर्क ऐसे काम करता है। अगर मैं वेट्स पे बात करूं कि वेट्स क्या होते हैं, तो वेट्स जो है वो आपके लर्नेबल पैरामीटर्स होते हैं। प्रोसेस में आप कोई ऐसी चीज लेते हो कि जिससे वो सीखता है, तो वो जो सीखने की वैल्यू है या वो जो सीखता है उसको हम लोग वेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं समझता हूं कि भाई अगर मैं चौक को ऐसे पकड़ के लिखूंगा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, अगर मैं ऐसे पकड़ के लिखूंगा तो लिख पाऊंगा। तो ये ऐसे और ऐसे जो मैंने समझा ना, ये मैंने कैसे समझा, वेट के थ्रू, मतलब वेट्स के थ्रू। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में या एआई में ये वेट्स का काम होता है। तो ये जो हमने सीखा प्रोसेस, या फिर जो एक बार गलती करके फिर से सीख लिया, जो गलती को सही किया, वो वेट की वैल्यू से होता है, वेट्स की वैल्यू जो यहाँ पर हमने दी, तो ये वेट्स होते हैं। ये ट्रेन किए जाते हैं बार बार वेट्स, ताकि आपका जो एरर है वो जीरो हो जाए। यानी कि ऐसे लिखने में मेरा एरर आ रहा था, फिर अगली बार मैंने ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा, फिर लास्ट में अच्छे से लिखने लगा, तो हर बार मेरा एरर जो है वो रिड्यूस हुआ ताकि मैं परफेक्शन पे आ जाऊं। तो ये जो है वो वेट्स का काम होता है, वेट्स के थ्रू ये किया जाता है। अगर मैं बात करूं एक्टिवेशन फंक्शन पे, जो कि हमारी ये चीज है कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, तो एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो एक फंक्शन है कि जिसमें नेटवर्क अप्रोक्सीमेट करता है कॉम्प्लेक्स मैपिंग को। मतलब अगर ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, आप लेकिन यहां आप आए हो, तो फिर से जब आप वेट को चेंज करोगे तो आप एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू यहां पहुंचोगे, फिर कभी यहां पहुंचोगे, फिर फाइनली करते करते आप यहां पहुंच जाओगे। तो ये जो आपके लिए मैपिंग करता है ना, नेटवर्क एक नॉन लीनियर मैपिंग करता है उस जगह तक पहुंचने की, वो एक्टिवेशन फंक्शंस के थ्रू की जाती है। अब एक्टिवेशन फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले दिया। एक्चुअलिटी में एक्टिवेशन फंक्शंस जो वो क्या होते हैं, रेलू होता है या गेलू होता है या सिग्मॉइड होता है, बहुत सारे होते हैं। तो ये एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं जिसकी अलग अलग इक्वेशन होती है, उसमें आप वैल्यू डालो और वैल्यू से जो आपका आंसर निकल के आता है कि जिसके थ्रू आपका आगे की लेयर्स चलती जाती हैं। तो ये जो है वो आपका न्यूरल नेटवर्क्स हो गया। एक लास्ट चीज इसमें बच रही है जो कि ग्रेडियंट डिसेंट है। ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो आपका काम क्या करता है, ग्रेडियंट डिसेंट आपका एक ऑप्टिमाइजेशन,
ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है। ऑप्टिमाइज मतलब सही करना, सही सही जगह पे आना, परफेक्शन की तरफ जाना, प्रिसाइसली सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस बनाना जिसके अंदर आप वेट्स को एडजस्ट करते हो। यही जो गलती मैंने सही की ना, मैंने यहाँ लिखा फिर यहाँ लिखा फिर यहाँ लिखा, ये ग्रेडियंट डिसेंट का काम है। फिर अगर आप जैसे कि लिखते लिखते यहाँ पहुंच गए, ये परफेक्ट नहीं है मेरा, मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, लेकिन आपने यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जंप ले लिया, तो आपने गलत किया ना, मतलब आप यहाँ से यहाँ जंप ले लिया, आपको परफेक्शन यहाँ पे आना है। तो ये जो जंपिंग और उसकी फाइन ट्यूनिंग, सही जगह पे लोकेशन लाना, सही लोकस फिट करना, ये ग्रेडियंट डिसेंट का काम है। शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस निकालना, और इसकी इक्वेशन जो होती है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसकी इक्वेशन जो होती है वो ये होती है W old माइनस N DL DW। ये आपका है वैल्यू जो निकल के आती है, वो आपका ग्रेडियंट डिसेंट है। W old यानी कि पुराना वेट, यानी कि जब मैं यहां लिख रहा था तो मेरे वेट की वैल्यू जो थी वो यहां पे आएगी। N जो है यानी कि इस तरीके का जो एक ड्रॉपिंग N है, ये है लर्निंग रेट, यानी कि जितना मैं जंप मार रहा हूं तो वो लर्निंग रेट की वैल्यू वो यहां पर आएगी। और DL बाई DW ये वो चीज है कि उस माइन्यूटली उस पॉइंट पे क्या वैल्यूज है कि जिसके थ्रू जो है वो आप आंसर निकल पाओ। तो हो सकता है यहां लिख रहे हो, यहां लिख रहे हो, फिर जंप करके यहां आ गए तो गलत हो गया, यहां नहीं आना, परफेक्ट यहां पे। तो ये जो ऊपर नीचे करते करते परफेक्ट आप जगह पे पहुंच जाते हो ना, ये आपका ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू होता है, ये ग्रेडियंट डिसेंट कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा और आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक और चीज, जैसे कि आंसर आना चाहिए था 5, आ रहा है 3, तो एरर कितना हुआ? जो आपको चाहिए वो माइनस जो आ रहा है वो, यानी कि 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 आप करोगे तो 2 निकल के आएगा। अभी जो 2 है वो आपका एरर है। ठीक है, अब ये आपका 2 एरर है, तो अब आपको क्या करना है, आपको 3 को इंक्रीज करना है ताकि वो 5 बन जाए। ठीक है, क्योंकि आपका 2 का आपको चाहिए 5, आ रहा है 3, तो आपको 2 बढ़ाना है। तो ये जो 2 आप बढ़ाएंगे वो आप वेट्स को चेंज करके बढ़ाओगे। जब वेट्स की वैल्यू को आगे पीछे करोगे तो आप धीरे धीरे अगली बार जैसे आपका पूरा प्रोसेस किया, आपका आंसर 4 निकल के आया, आ रहा था 5, तो आपने फिर 5 माइनस 4 किया तो 1 आ गया, तो अब 1 एरर है। तो ये बार बार जो आप पीछे जाते हो, वेट्स को चेंज करते हो, आंसर निकाल के लाते हो और फिर एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड आउटपुट से सब्ट्रैक्ट करते हो, इस प्रोसेस को बैक प्रोपगेशन कहते हैं। बार बार पीछे जाना, वेट्स की वैल्यू को चेंज करना और एक्चुअल आउटपुट लेके आना या लाने की कोशिश करना या एरर को कम से कम लाना, ये सारा प्रोसेस जो है वो बैक प्रोपगेशन का प्रोसेस है। कि बैक प्रोपगेशन क्या होता है? बैक प्रोपगेशन ये होता है। मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा, ये बैक प्रोपगेशन का पार्ट है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये न्यूरल नेटवर्क मैंने बहुत जल्दी से कवर करवा लिया, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्रांसफॉर्मर पे बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जो कि हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल का बैकएंड है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसी के ऊपर बेस्ड है। तो उस पर मैं अब बात करता हूं आप लोगों से कि वो एग्जैक्टली क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या नुआंसेस हैं, क्या क्या नई चीजें हैं, तो और क्या क्या उसके अंदर हमको कवर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसफॉर्मर के थ्रू जो है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पूरी डिस्टर्ब हो गई। आज आप हर इंसान को देख रहे हैं एआई यूज कर रहा है, तो उसके पीछे जो बैकएंड काम कर रहा है वो ट्रांसफॉर्मर है। अब ट्रांसफॉर्मर जो की इनोवेशन है उसका नाम मैं बताता हूं क्या है, उसका नाम है अटेंशन। इस पेपर का नाम ही था अटेंशन इज ऑल यू नीड, तो यहां पर अटेंशन में मैं बात करता हूं। तो अब क्या होता था कि जो आपके ट्रेडिशनल यानी कि आपके जो पुराने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स हैं या फिर आपके एलएसटीएम्स थे, इस पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा कि एलएसटीएम्स और आरएनए क्या होते हैं। अभी हमारा स्कोप का पार्ट नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब इस्तेमाल नहीं होती है अब क्योंकि काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है। तो जो आपके ट्रेडिशनल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है या एलएसटीएम जो थे, वो आपके जो प्रोसेस वर्ड्स थे, यानी कि आपके वर्ड्स उसको सीक्वेंशियली जो है वो सेट करते थे, लगाते थे। तो ये क्या था, ये बहुत स्लो था, ये प्रोसेस बहुत स्लो था और बहुत स्ट्रगलिंग था, यानी कि स्ट्रगल करते थे ये लोग लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज से। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये जो एलएसटीएम आरएनए जो थे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स और लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरीज, ये जो है वो काफी प्रोसेस वर्ड्स के साथ सीक्वेंशियली डील करते थे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी कि ये स्लो थे और लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को रख नहीं पाते थे। मतलब अगर ये आपका एक चैटबॉट है, इससे आपने पूछा मुझे कोका कोला पसंद है, ठीक है, आपने ये आज 10th को पूछा, 10th ऑफ सितंबर, आज कौन सी डेट है यार, आज डेट है अब मैं सही डेट बताऊँ ना, क्योंकि एक या डेट, हाँ 21st
21 सितंबर है आज, 21 सितंबर। तो मैंने 21 सितंबर को कहा कि मुझे अपने चैटबॉट से, चैट जीपीटी से, कि मुझे कोका कोला पसंद है। अब मैंने 22 यानी कि कल 22 सितंबर को मैंने पूछा कि मुझे क्या पसंद है। तो अब अगर ये ब्लैंक है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं क्या पसंद है क्योंकि मैं भूल गया, तुमने कल पूछा था, आज तो मुझे याद ही नहीं है क्या पसंद है। तो ये जो प्रॉब्लम थी वो RNN और LSTMs में आती थी, यानी कि आप लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को रख नहीं पा रहे हो, आपके पास मेमोरी नहीं, आप सोच नहीं पा रहे हो। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आप चैट जीपीटी में तो नहीं है, अगर आप पूछोगे तो वो आपके पीछे के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, पीछे के डेटा के ऊपर आपको जवाब दे पाता है, जबकि RNN और LSTMs में ये प्रॉब्लम आती थी। तो इसको सॉल्व किया अटेंशन ने, उस पर मैं बात करता हूं, लेकिन आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये कैसे होता है। तो ट्रांसफॉर्मर जो है, अब ट्रांसफॉर्मर जो है वो ये प्रोसेस या ये मेथड या फिर ये आइडियोलॉजी अटेंशन की यूज करते हैं कि जिसके थ्रू आप क्या करते हो, इसके थ्रू आप क्या करते हो। ट्रांसफॉर्मर जो है वो अटेंशन को यूज करता है, अटेंशन मैकेनिज्म को यूज करता है, और अटेंशन मैकेनिज्म को यूज करके जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है हर वर्ड को किससे, हर अलग वर्ड से एक सेंटेंस में रिगार्डलेस उसके डिस्टेंस से। मतलब क्या होता है इसका, ट्रांसफॉर्मर अटेंशन जब मिल जाते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मर में जो अटेंशन मैकेनिज्म यूज होता है वो क्या करता है, ये आपका हर वर्ड जो है, आप कह रही इसकी जो डायरेक्टली इसकी जो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है वो ये है कि ये हर वर्ड को जो है वो कनेक्ट करता है उसके अलग नेक्स्ट वर्ड से। यानी कि अगर आई एम डैनियल, तो ये आई को एम से कनेक्ट करेगा, एम को डैनियल से कनेक्ट करेगा, यानी कि ये हर एक वर्ड को उसके नेक्स्ट वर्ड से जो है वो कनेक्ट करेगा, और डिपेंड नहीं करता उसका डिस्टेंस क्या है, यानी कि डिस्टेंस पे बात नहीं आती है। हालांकि इसको सही से यहां पे समझिए, 3D कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो अगर यहाँ कोई वर्ड है और यहाँ कोई वर्ड है तो वो उसको कनेक्ट करेगा। ये अटेंशन का खास काम है, ये अटेंशन खास तौर पे कर लेता है, जो कि RNN और LSTMs की बस की बात नहीं थी, जो कि आपका अटेंशन कर पा रहा। तो ये जो इसका प्रो है वो ये है। तो अटेंशन का ऐसा मैकेनिज्म है कि ये सारे वर्ड्स को कनेक्ट करके एक साथ चलता है और मीनिंग को एम्पैथाइज करता है, समझ पाता है, वो मीनिंग्स क्रिएट कर पाता है, वो लॉन्ग चेन्स की मेमोरी रख पाता है। ये सारा कुछ कैसे हो रहा है, ये सारा कुछ अटेंशन का जो मैकेनिज्म है ट्रांसफॉर्मर्स में जो यूज होता है उसके थ्रू हो रहा है। तो ये एक बेसिक इंट्यूशन आइडिया मैंने आपको दिया। अब इसके अंदर जो है वो 3 काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अटेंशन इज ऑल यू नीड में वो क्या क्या 3 चीजें थी उस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन इतना क्लियर हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अब जो नेक्स्ट आने वाली चीज है वो है इनकोडर डिकोडर। मैं दोनों पे बात करूंगा, ओरिजिनल क्या यूज होता था और उसके बाद उन्होंने यूज क्या किया, और जीपीटी में क्या वेरिएशन उन्होंने की कि उसके थ्रू जो है उसे यूज किया, उस पर मैं बात करता हूं। तो अब मैं बात करूंगा इनकोडर डिकोडर पे। इनकोडर डिकोडर पे, अब इनकोडर डिकोडर पे मैं बात करूं, ये इनकोडर डिकोडर जो है वो 2017 का जो पेपर था, अटेंशन इज ऑल यू नीड, अटेंशन इज ऑल यू नीड जो पेपर था, उसके अंदर ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था इनकोडर डिकोडर मैकेनिज्म। इसमें होता क्या है, जो आपका इनकोडर है वो क्या करता है, ये रीड करता है इनपुट सीक्वेंस को, ये इनपुट सीक्वेंस को जो है वो रीड करता है। जैसे कि आपके इंग्लिश सेंटेंसेस हो गए, ये रीड का करने का जो काम है ना, पढ़ने का, उसको लेने का, इनपुट को ग्राफ करने का, वो इनकोडर का काम है। तो ये आपके इनपुट सीक्वेंसेस को कि जो भी आप भेजते हो, पूछते हो, वो ये रीड करता है, और रीड करने के बाद जो है वो उसका ये क्रिएट करता है कॉन्टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। कॉन्टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन करता है, यानी कि किस बारे में बात हो रही है, किस चीज पे बात हो रही है, क्या बात हो रही है, वो जो कॉन्टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है कि जिस पे वही वाली बात सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर हो रही है, यानी कि उसकी मीनिंग जो है एक जैसे, वर्ड्स की जो वेक्टर्स हैं वो एक जैसे हैं, वो सिमेंटिक मीनिंग या फिर कॉन्टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन हो रही है। तो ये चीज जो है वो इनकोडर करता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो सेकंड प्रोसेस है डिकोडर का। अब डिकोडर क्या करता है उस पर थोड़ी सी बात करता हूं। डिकोडर जो है वो जनरेट करता है आउटपुट सीक्वेंस को। जैसे कि आपने इंग्लिश में सेंटेंस पूछा, आपको फ्रेंच में चाहिए, तो जो फ्रेंच में आपका जो आउटपुट आएगा फ्रेंच सेंटेंस, वो आपका डिकोडर काम कर रहा होगा। अब ये करता क्या है, ये अटेंड करता है इनकोडर रिप्रेजेंटेशंस को अटेंड करता है, प्लस साथ साथ
जो आपका प्रीवियस जनरेटेड टोकन है उसको भी कंसिडरेशन में लेता है। मतलब कि जो आपके प्रीवियस जनरेटेड टोकन है, यानी कि आपका फर्स्ट चार्ट है, सेकंड चार्ट है, थर्ड चार्ट है, तो अगर ये थर्ड चार्ट का कुछ आउटपुट आ रहा है तो ये इसको भी कंसिडरेशन में लेगा और इसको भी कंसिडरेशन में लेगा, और इन दोनों को कंसिडरेशन में, इन दोनों को साथ साथ लेके चल के जो है वो आपको ये थर्ड आउटपुट देगा कि भाई बात क्या हो रही है, मेमोरी में उसके वो चीज होनी चाहिए। तो ये डिकोडर काम करता है। इनकोडर आपका क्या काम करता है, ये रीड करता है इनपुट सीक्वेंसों की जो आप पूछते हो, जैसे इंग्लिश सेंटेंस आपने पूछा और आपने फिर उसकी जो कॉन्टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशंस है वो इनकोडर बना देता है। आपने कहा फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दो, तो फ्रेंच में ट्रांसलेशन जो है उसने वो करके दे दी, लेकिन साथ साथ जो आपने और पीछे पूछा है चीजें उसको भी जो है वो साथ में कंसिडरेशन में लेता है और फिर आपको जवाब निकाल के देता है। ये एनकोडर डिकोडर का मैकेनिज्म है कि जिसके थ्रू ये काम करता है। और ये बातें कहां पे इंट्रोड्यूस हुई थी, अटेंशन इज ऑल यू नीड जो पेपर था 2017 में, उसके अंदर ये चीज जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी। ये प्रिंसिपल्स और मेथोडोलॉजीज वहां पे जो है वो फोकस में आई थी। ये क्लियर हो गया। ट्रांसफॉर्मर जो है वो यही मैकेनिज्म यूज करता है। चैट जीपीटी जब आप यूज करते हो तो आपने देखा है 50 सवाल करते हो, फिर अगला जो 51 सवाल है उसमें भी वो पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है। वो ये नहीं कहता कि हाँ भाई अपना नाम फिर से बताओ, तुमने क्या सवाल पूछा था आज से 5 चैट पहले, वो फिर से बताओ। नहीं, वो सारी चीज अपने कॉन्टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशंस पे रखता है और फिर उसके बेसिस पे जवाब आपको देता है। ये एक बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ब्रिलियंट काम था अटेंशन इज ऑल यू नीड इनकोडर डिकोडर मैकेनिज्म का। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं और अब मैं चैट जीपीटी की बात करता हूं कि चैट जीपीटी में क्या बैकएंड में वेरिएशन थी। क्या चैट जीपीटी में डायरेक्टली पूरा ट्रांसफॉर्मर यूज कर लिया गया था कि जिसके अंदर एनकोडर डिकोडर मैकेनिज्म था, या फिर कुछ चेंजेस किए गए थे? अगर चेंजेस किए गए थे वो चेंजेस क्या थे, आइए देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा। काफी ज्यादा टेक्निकल इंडेप्थ में आज हम लोग जा रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को मुझे मिल रहा है आपसे। अब मैं बात करता हूं कि जीपीटी में क्या हुआ था। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर जो कि ओपन एआई का लाइक एक्स फैक्टर है, तो इसकी जो वेरिएशन थी वो ये थी कि इसने सिर्फ डिकोडर ओनली ट्रांसफॉर्मर पे काम किया। अब ये क्या हुआ, मतलब इनकोडर हटा दिया। अगर इनकोडर हटा दिया फिर भाई कॉन्टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रही थी, आइए उसमें थोड़ी सी बात करते हैं कि चैट जीपीटी में सिर्फ डिकोडर सिर्फ ट्रांसफॉर्मर के साथ क्यों गए, इनकोडर डिकोडर मैकेनिज्म क्यों नहीं रखा। अगर मैं इस पे बात करूं तो यहां पर जो इनकोडर डिकोडर मैकेनिज्म था उसको हटा के, उसको छोड़ के जीपीटी ने क्या किया, जीपीटी ने सिर्फ जो है वो यूज किया डिकोडर स्टैक। सिर्फ डिकोडर स्टैक यूज किया। डिकोडर क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है और कॉन्टेक्स्ट साथ में पीछे रखता है, ठीक है, जैसे मेमोरी पीछे रखता है। हमने वही जस्ट पीछे बात की, तो उसने इनकोडर डिकोडर यूज नहीं किया, उसने जीपीटी ने सिर्फ डिकोडर स्टैक यूज किया कि जिसके थ्रू हुआ क्या, जिसके थ्रू जो है वो प्रेडिक्ट कर रहा था नेक्स्ट टोकन, जिसके थ्रू जो है वो नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट कर रहा था गिवन प्रीवियस टोकन, यानी कि जो पीछे का टोकन था उसके बेसिस पे वो अगला टोकन प्रेडिक्ट कर रहा था, कि जो कि बहुत बेसिक प्रिंसिपल है लैंग्वेज मॉडलिंग का। लैंग्वेज मॉडलिंग में यही होती है कि भाई आपकी जो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है वो सेलेक्ट होके आ जाती है। तो यहां पर वो प्रेडिक्शन हो रहा था, यानी कि जीपीटी के बैकएंड में आपका जो नेक्स्ट टोकन है, जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, वो आपके प्रीवियस टोकन के बेसिस पे प्रेडिक्ट हो रहा था। इसमें लोगों ने इनकोडर डिकोडर मैकेनिज्म यूज नहीं किया, सिर्फ जीपीटी ने डिकोडर स्टैक यूज किया। और इसके थ्रू हुआ क्या, एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं। इसके थ्रू ऐसा होता है कि द कैट सैट ऑन अगर मैं लिखूंगा तो यहां पर जो नेक्स्ट वर्ड है वो मॉडल आपका प्रेडिक्ट कर लेगा नेक्स्ट वर्ड क्या है प्रीवियस वर्ड के बेसिस पे। सैट कैट के ऊपर, कैट दा के ऊपर, और ऐसे रिप्रेजेंटेशन चलती है। तो जो मैट आएगा वो आपके पीछे आएगा और यहाँ पर आपका पूरा जितना भी आपका पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो साथ साथ है, यानी कि आप जो भी पीछे चीजें हैं वो प्रीवियसली जनरेटेड टोकन्स आपकी कंसिडरेशन में, कॉन्टेक्स्ट आपका बन रहा है, मीनिंग आपकी बन रही है और वो नेक्स्ट वर्डिंग प्रेडिक्ट कर रहा है और फिर आपका पूरा सेंटेंस जो है वो बन जा रहा है। ये चैट जीपीटी में यूज हुआ था। चैट जीपीटी का जो फर्स्ट वर्जन था, जो फर्स्ट इनिशियलाइजेशन थी, उसके अंदर सिर्फ डिकोडर स्टैक यूज किया गया था ट्रांसफॉर्मर का, इनकोडर डिकोडर स्टैक यूज नहीं किया गया था। ये ओपन एआई ने किया था कि जिसके थ्रू अब आप देखते हो चैट जीपीटी 4, चैट जीपीटी 4.0, 3.5, ओपन एआई, O1 मॉडल्स, सब कुछ जो है उसका जो फर्स्ट इनिशिएशन पॉइंट था वो ये था कि वो इस तरीके से हुआ था। कैसे हुआ था, ऐसे हुआ था। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा।
अब मैं आगे बात को बढ़ाता हूं और ट्रांसफॉर्मर के मेन कंपोनेंट्स के ऊपर बात करता हूं कि ट्रांसफॉर्मर में और कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं। ये मैंने आपको ChatGPT का जो बैकएंड है वो बता दिया। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के मेन कंपोनेंट्स के ऊपर। ट्रांसफॉर्मर के कंपोनेंट्स के ऊपर बात करते हैं। नोट्स मिल जाएंगे, परेशान ना हो, राइटिंग को ना फोकस करें, बात को फोकस करें। नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे फॉलो कर सकते हैं। अब यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इनपुट एम्बेडिंग। वही वाली बात हमने जो थोड़ी देर पहले की थी कि मशीन जो है वो नंबर समझती है, लैंग्वेज नहीं समझती। तो यहां पर क्या होता है, आपका जो ईच टोकन है वो वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वेक्टर नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इतना आसानी से समझिए आप। उसके बाद ये सीखता है ट्रेनिंग के टाइम, यानी कि ट्रेनिंग के टाइम जो है वो ये सीखता है कि भाई कौन सा नंबर कौन सा वर्ड है। ये सारा जो कुछ है वो ट्रेनिंग जब आप कराते हो तब ये सीखता है। तो ये वाली बात यहाँ पर क्लियर होगी। ये आपका इनपुट एम्बेडिंग है कि जिसमें मैन जो है वो अगर आपका 0.123 है तो जब आप मॉडल को ट्रेन करोगे, मॉडल ट्रेनिंग के टाइम जो आप ये करोगे, जब आप मॉडल ट्रेन कर रहे होगे तो उस टाइम जो है वो ये आपका मैन इस नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वहां पर वो सीखेगा। तो ये आपका फर्स्ट प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनपुट एम्बेडिंग। ठीक है, अगर मैं अब आगे बात करूं और इनपुट एम्बेडिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे अगर हम लोग चले तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है, अच्छा एक और चीज यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, जो आपका एम्बेडिंग है यानी कि वो सेमांटिक मीनिंग कैप्चर करेगी। 7 वर्ड एक साथ होंगे, मैन, मेल, बॉय, ये सारे एक साथ वैल्यू होगी, एक क्लस्टर बन जाएगा इसका। फीमेल या गर्ल या विमेन, ये सारा कुछ जो है उसका क्लस्टर बन जाएगा। तो ये क्लस्टर जो है वो रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पर ऐसे होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं सेमांटिक मीनिंग को कैप्चर करना। तो ये दो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आगे बात को बढ़ाऊं तो जो सेकेंड चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको फोकस से सुनिएगा, पोजिशनल एनकोडिंग। अभी पोजिशनल एनकोडिंग क्या होती है इसमें थोड़ी सी बात करूं तो पोजिशनल एनकोडिंग क्या होती है, ट्रांसफॉर्मर के पास जो है वो इनबिल्ट सेंस नहीं होता वर्ड ऑर्डर का। मतलब जो ट्रांसफॉर्मर्स है उसके पास इनबिल्ट सेंस नहीं होता वर्ड ऑर्डर का। वर्ड ऑर्डर मतलब कि कौन सा वर्ड कब आएगा, कैसे होगा। ये होता किसमें, जैसे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में जो है वो ये होता है, लेकिन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है वो बहुत स्लो है, पीछे का मेमोरी रख नहीं पाता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन उसके अंदर ये एक चीज है कि उसके अंदर सेंस ऑफ वर्ड होता है, यानी कि वर्ड ऑर्डर, कौन सा वर्ड कैसे आएगा, वो चीज ट्रांसफॉर्मर में नहीं होती है। इसीलिए हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको हम लोग कहते हैं पोजिशनल इंफॉर्मेशन थ्रू एम्बेडिंग्स। यानी कि ये जो आपकी एम्बेडिंग्स निकल के आए, इनपुट एम्बेडिंग, इसके अंदर आपने एक चीज ऐड की जिसको हम लोग कहते हैं पोजिशनल इंफॉर्मेशन। यानी कि आई एम डैनियल, तो भाई अगर इसको मैं लिख दूंगा डैनियल एम आई या डैनियल आई एम या अलग अलग, तो इसके अंदर भाई मीनिंग नहीं बनेगा। तो ये चीज इसको समझ में आनी चाहिए कि भाई अगर मैं आगे पीछे भी कर दूं तो वो सेंस बना के सेंटेंस को फ्रेम कर दे वैसा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज पे सेंस बनाए। तो उस चीज के लिए हम लोग पोजिशनल इनकोडिंग का सहारा लेते हैं कि जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर आप साइन और कोसाइन फंक्शंस को यूज करते हो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए। इन फंक्शंस के थ्रू जो है वो आप उसकी सिमिलर मैचिंग कराते हो और पोजीशन फोकस करते हो, और इससे आपका मॉडल जो है वो समझ जाता है कि कौन सा वर्ड कौन सी जगह पर आया है। यानी कि 1 2 3 जो है, तो ये 1 2 3 अगर आप 2 1 3 लिख दें तो ये समझ जाएगी भाई ये सही 1 2 3 है। अगर आप 3 2 1 लिख दें तो वो समझ जाए कि नहीं 1 2 3 है। तो ये समझना जो होता है वो आपके इनपुट एम्बेडिंग में जो पोजिशनल इनकोडिंग कर दी जाती है, पर पोजिशनल इनकोडिंग की इंफॉर्मेशन पास कर दी जाती है, उसके थ्रू ये होता है। ये चीज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में इनबिल्ट होती है लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स में नहीं होती। तो वहां पर हमने अलग से इंट्रोड्यूस करके उसको एक चीज समझा दी, उसको एक चीज दे दी। अब आप ChatGPT में अगर कोई सेंटेंस को ग्रामेटिकली गलत भी लिखो तो सेंस बना के उसको सही कर देता है। किसकी वजह से, इसकी वजह से, पोजिशनल एनकोडिंग की वजह से, एम्बेडिंग की वजह से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला मेन कंपोनेंट है वो है सेल्फ अटेंशन। मैंने अटेंशन पे बात की आपसे स्टार्टिंग में, थोड़ा सा सेल्फ अटेंशन पे बात करना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप फोकस में रखिएगा। सेल्फ अटेंशन क्या होता है, सेल्फ अटेंशन जो है वो कोर है। सेल्फ अटेंशन जो है वो कोर मैकेनिज्म है या कोर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका जो ईच वर्ड है
जो इसका आपका ईच वर्ड है वो देखता है हर अदर वर्ड को, जो आपका ईच वर्ड है वो देखता है और फिर डिसाइड करता है रेलेवेंट क्या है, फिर वो डिसाइड करता है रेलेवेंट क्या है। ठीक है, आपका हर एक वर्ड जो है वो आपके अलग अलग वर्ड्स को देखता है। जैसे कि मैं कहूंगा आई है, ये है एम, ये है द, ये है विच, ये है ऑफ, ये है ओ बाय। तो आई का जो सबसे अच्छा आपके लिए जो जिससे आपका सेंस बनता है वो है एम, आई एम। लेकिन आपका वर्ड जो है वो सबको देखता है, लेकिन सिर्फ मीनिंग उससे बनाता है कि जो रेलेवेंट डेटा होता है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, एक्चुअलिटी में उसका सेंस बनता है। तो ये आई एम हो गया। तो ये जो मैकेनिज्म है वो सेल्फ अटेंशन का मैकेनिज्म है। सेल्फ अटेंशन में मैंने मास्टर क्लास जनरेटिव एआई में कंप्लीटली डिटेल में आपको बताया है कि आखिर सेल्फ अटेंशन क्वेरी की वैल्यू कैसे काम करता है, क्या होता है। वो वाली चीज मैं यहाँ पर अटैच कर दूं क्योंकि वो टेक्निकल एंड अप मैथमेटिक्स में है, तो उसको आप वहां से देख लीजिएगा। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं, अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है। ओके, अटेंशन मैकेनिज्म में बात करते हैं। ठीक है, अटेंशन मैकेनिज्म में दो तीन चीजें होती हैं। देखो, इंट्यूशन समझेंगे, मैथ पे जाएंगे, या फिर अभी मैथ लिख देता हूँ, इंट्यूशन पे जाएंगे, जैसे भी करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सेल्फ अटेंशन, जो अटेंशन मैकेनिज्म है, अटेंशन मैकेनिज्म जो है, इसमें एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ अटेंशन। ठीक है, सेल्फ अटेंशन क्या होता है, उस पर बात करते हैं। अगर मेरे पास कोई सेंटेंस है, जिसमें आई एम डैनियल, अब मैं चाहता हूं कि मैं इन सब में से किस पे फोकस करूं, कौन सा वर्ड है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्ड है जो सबसे ज्यादा मतलब मीनिंगफुल है, कौन सा वर्ड है जो सबसे ज्यादा अगर मैं उसको रखूंगा तो वो इंपॉर्टेंट है, और जो लेस इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको मैं हटा भी सकता हूं। तो वो जो है, इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ अटेंशन, यानी कि खुद से समझ में आना। इसको खुद समझ आना चाहिए कि यार सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, मैं उसको रखूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस केस में नेम है, डैनियल जो मेरा नाम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आई एम तो जो है वो सपोर्टिंग वर्ड्स है, या फिर सपोर्टिंग आप कह लीजिए एज एन कैटलिस्ट है, जो केमिकल रिएक्शन को जो है वो मदद करते हैं और ज्यादा स्पॉन्टेनियस या वोलेटाइल होने में, लेकिन उसका एक्चुअल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब एम और आई का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल बात है वो है डैनियल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ अटेंशन, जो कि होनी चाहिए, जो कि इंसानों में होती है। इसमें कैसे है उस पर बात करते हैं। अब आप ये समझिए कि एक फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखता हूं, उस फॉर्मूला को हम लोग डिटेल में समझेंगे और सब आपको क्लियर हो जाएगा। अटेंशन जो है, इसमें तीन पैरामीटर्स होते हैं। क्या क्या? Q, K, V। अटेंशन में तीन पैरामीटर्स होते हैं, तीन आपके लिए इनपुट्स या आपके लिए फैक्टर्स होते हैं। वो तीन फैक्टर्स हैं Q, K, V इक्वल सॉफ्ट मैक्स। सॉफ्ट मैक्स क्या होता है? सॉफ्ट मैक्स एक एक्टिवेशन फंक्शन है। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने न्यूरल नेटवर्क के बेसिक्स में पढ़ा था, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ wx प्लस b। तो ये जो फंक्शन होता है कि जिसके अंदर वैल्यूज जाती हैं, तो हर फंक्शन अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है। एक फंक्शन आपका सिग्मॉइड है, एक फंक्शन आपका सॉफ्ट मैक्स है, एक फंक्शन आपका रेलू है, और न जाने कितने। अभी हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में इतना बस आपको जानना जरूरी है, इससे ज्यादा हम लोग आगे बात करेंगे। इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। अटेंशन जो है वो Q, K, V ये तीन चीजों पे आती है, जो कि इक्वल किसके होती है? सॉफ्ट मैक्स से होती है। सॉफ्ट मैक्स हमारा एक एक्टिवेशन फंक्शन है। अब इसके अंदर फॉर्मूला क्या है वो आप लोग देखिए, Q, K पावर T बाय रूट D, K और V। ये हमारी इक्वेशन है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म की या फिर अटेंशन मैकेनिज्म की। ये वाला मैं रफ कर देता हूं, ये अभी यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये QKV होता क्या है? जाहिर सी बात आप लोग ये सोचोगे यार QKV क्या चीज है, तो उसको मैं बता देता हूँ। Q क्या होता है? Q जो होता है वो आपका होता है क्वेरी। क्वेरी आप लोग करते हो ना, प्रॉम्प्ट डालते हो, क्वेरी करते हो, तो वो Q हमारा क्वेरी है। जो K है वो है की, और V जो है वो है वैल्यू। QKV जो है वो हमारी तीन चीजें क्या है? क्वेरी है, की है, वैल्यू। ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म में, जो कि बैकबोन है ट्रांसफॉर्मर्स की। ये QKV हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब होता क्या है, मैं थोड़ा सा इस पे लिखता हूं, फिर आप लोगों से बात करता हूं। क्वेरी जो है वो आपका करंट वर्ड है, जो आपके पास अभी वर्ड है, करंट वर्ड है, यानी कि जो आपका निकल के आ रहा है प्रॉम्प्ट में, आप समझ रहे होगे ना, जो आप लिखते हो, तो उसमें जो करंट वर्ड है, अभी का वर्ड है, वो आपका क्वेरी है। की जो है वो आपके अदर वर्ड्स हैं।
अदर वर्ड्स। और वी जो है वैल्यू, वो क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट अदर वर्ड्स। और वर्ड्स की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी वैल्यू में आ जाती है, जो हमारी की जो है वो हमारे अदर वर्ड्स हो जाते हैं, और हमारा जो करंट वर्ड है वो हमारी क्वेरी हो जाती है। ये क्यू के वी जो है वो तीन चीजें जो है वो इस अटेंशन में पास होती हैं। और हमारा जो फंक्शन है यानी कि हमारा जो ऑपरेटर है वो सॉफ्टमैक्स है, कि जिसमें क्यू के पावर टी रूट डी के मल्टीप्लाइड बाय वी, ये यहां पर काम करता है। थोड़ा सा मैं इसको जो है वो और बाय एग्जांपल लेके चलता हूं ताकि इंट्यूशन से आपको ये समझ में आ जाए। एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है, एग्जांपल समझते हैं इसको। अब मॉडल करता क्या है, अब समझ लो। मॉडल जो है वो आपका वो क्या कंप्यूट करता है, मॉडल आपका कंप्यूट करता है सिमिलैरिटी, कितने सिमिलर है वो। मॉडल आपका कंप्यूट करता है सिमिलरिटी किसके बीच में, बिटवीन क्यू एंड के। क्यू और के यानी कि क्वेरी यानी कि आपका करंट वर्ड, और आपका के यानी कि आपके अदर वर्ड्स, इसके बीच में सिमिलरिटी कितनी है, कितने सिमिलर हैं, वो यहां पर आपका मॉडल जो है वो कंप्यूट करता है। और कंप्यूट कैसे करता है, यूज करता है वेट को जिसका नाम v है। अब देखिए मैंने तीनों चीजें जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ wx प्लस b, ये इक्वेशन याद है जिसमें मैंने कहा था कि सारी चीजें इसी पे डिपेंडेंट है। वेट, बायस, इनपुट, आउटपुट फंक्शन। मॉडल इसमें हो क्या रहा है वो आप समझो। इसमें ये हो रहा है कि आपका मॉडल जो है वो कंप्यूट करता है सिमिलरिटी, किसके बीच में सिमिलरिटी कंप्यूट करता है, क्यू के बीच में और के बीच में। क्यू हमारा करंट वर्ड है, के हमारे पास जो है वो हमारे पास ऑड जितने भी आप कह लीजिए अदर वर्ड्स हैं वो हैं, और ये इसके बीच में जो है वो कंप्यूट करता है कितने सिमिलर हैं, और उसके बाद वो यूज करता है वेट वी को, यानी कि ये आपकी इंफॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे करता है। एग्जाम्पल लेता हूं, आई एम डैनियल रिजवी। हाँ ठीक है, मेरा करंट वर्ड अगर डैनियल है, अदर वर्ड मेरा आई है, एम है और रिजवी है, और वेट यानी कि हमारी आपके लिए अदर वर्ड्स की इंफॉर्मेशन है। आई क्या चीज है, एम क्या चीज है, रिजवी क्या चीज है, ये सब जो है वो सारे आपके वी में आते हैं, वैल्यू में आते हैं। अदर वर्ड्स में है यानी कि आप फर्क है समझो, के और वी में ये फर्क है कि के जो है वो आई है, एम है और रिजवी है, इतना ही है। वी जो है आई के एट्रीब्यूट्स, आई की प्रॉपर्टीज, एम की प्रॉपर्टीज, रिजवी की प्रॉपर्टीज, ये सारा कुछ वी है। और क्यू जो है वो आपका एक्चुअल डैनियल है जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया है। तो अब मॉडल करता क्या है, मॉडल जो है वो कंप्यूट करता है कि आपका ये मेरा क्यू है और ये मेरे सारे के हैं, क्यू के वी, ये भी के है, ये भी के है और ये भी के है। तो अब क्यू और ये सारे के, इसके बीच में जो है वो सिमिलरिटी हम लोग देखते हैं, और इस सिमिलरिटी को कंप्यूट करते हैं हम लोग इसके एट्रीब्यूट से, इसकी प्रॉपर्टीज से, इसकी और इंफॉर्मेशन से, और वो सब जो निकल के आता है उसके थ्रू हम अटेंशन समझने लगते हैं कि हाँ भाई कौन सा वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, वो यहां से निकल के आता है, वो उसका जो बेसिक आइडिया है वो यहां से निकल के आता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, इतनी ये ह्यूमंगस इक्वेशन पे ना जाओ, बहुत ही ईजी है। बल्कि मुझे तुम लोगों ने अभी मुझे बताया, मुझे याद हो गई, समझ पा रहे हो। तो ये इतना सही है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल जो है वो मैं एक लेता हूं इसको और अच्छे से समझने के लिए। इतना भी तो क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं भाई एक एग्जांपल लेके आपको सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म ट्रांसफॉर्मर का समझाता हूं, ठीक है। देखते हैं इसको, आइए देखते हैं इसको कि आखिर एक एग्जांपल में इसको हम लोग जब फ्रेम करेंगे एक लंबे एग्जांपल में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जांपल कुछ यूं है कि कैट जो है वो बैठी हुई है मैट पे क्योंकि वो थक गई है, ठीक है। The cat sat on the mat because she is tired. It was tired, ठीक है। Because it was tired. ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में ये सारी बातों को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, कि इसमें कैसे होता है। तो अब हम लोग जब प्रोसेस करेंगे अटेंशन को, तो जो मॉडल है वो हमारा किस पे फोकस करेगा, मॉडल हमारा उस इक्वेशन के बेसिस पे, वो इक्वेशन के बेसिस पे जो मैंने आपको दिखाई थी, और क्यू के वी के बेसिस पे हमारा मॉडल ऑटोमेटिकली जो है वो फोकस करेगा सबसे ज्यादा कैट पे। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, सबसे ज्यादा फोकस करेगा कैट पे, सबसे ज्यादा फोकस हम उसका कैट पे होगा।
कैट पे होगा, सैट पे नहीं होगा और मैट पे नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो कैट पे होगा। ये जो है वो आपके लिए सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म है कि जो कि QKV के थ्रू होता है। इसको हम लोग जब आगे आने वाले टाइम में ट्यूटोरियल में या फिर कोडिंग में करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इतनी इस तरीके की एक्सप्लेनेशन में ज्यादा अच्छे से मजा आ रहा होगा और आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये एग्जाम्पल जो है वो मैंने ऐसे लिया कि इसमें सैट नहीं है, मैट नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम एज एन ह्यूमंस जो है वो अगर मैं पूछूं किसके ऊपर बात हो रही है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट, आप कहेंगे कैट के ऊपर बात हो रही है। ऐसे ही जो है वो ट्रांसफॉर्मर्स इस मैकेनिज्म को फॉलो करने लगते हैं QKV के जरिए, और ये ट्रांसफॉर्मर्स का एक्चुअल आइडिया है, एक्चुअल इंट्यूशन जो है वो यही है कि वो इस तरीके से काम करता है QKV के बेसिस पे, जिसमें Q जो है वो आपकी क्वेरी है, K जो है वो आपकी की है और V जो है वो आपकी वैल्यू है। ये करंट वर्ड है, ये आपके अदर वर्ड्स हैं और ये अदर वर्ड्स की इंफॉर्मेशन है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया ट्रांसफॉर्मर के सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं और चलते हैं फीड फॉरवर्ड नेटवर्क पे। इतना क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है, ये वाली उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूँ फीड फॉरवर्ड नेटवर्क पे। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क पे चलते हैं कि वो क्या होता है। जो फोर्थ स्टेप है वो है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स क्या होते हैं, तो सेल्फ अटेंशन के बाद हर एक टोकन जो होता है वेक्टर का, हर एक टोकन वेक्टर वाला जो होता है वो पास किया जाता है किस चीज से, एक बहुत छोटे न्यूरल नेटवर्क से, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे बात की थी ना, एक बहुत छोटा न्यूरल नेटवर्क की जिसके अंदर आपकी दो लीनियर लेयर्स होती हैं और एक आपका एक्टिवेशन फंक्शन होता है। और आपकी दो लीनियर लेयर होती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको याद होगा, एक लेयर, दो लेयर और फिर आपका एक एक्टिवेशन फंक्शन, y इक्वल टू फंक्शन समेशन ऑफ i से लेके आखिरी n तक wi xi प्लस b मतलब बायस, w मतलब कि आपका वेट और x मतलब आपका इनपुट। तो यहां पर आप फीड फॉरवर्ड लेयर में क्या करते हो, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में क्या करते हो कि आप हर एक टोकन की वेक्टर के एक उसको पास करते हो एक बहुत छोटे न्यूरल नेटवर्क में, जिसमें आप ट्रेनिंग कराते हो, और उसके बाद आप सेम फीड फॉरवर्ड नेटवर्क या फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जो है वो यहाँ पर अप्लाई किया जाता है इंडिपेंडेंटली हर एक टोकन के लिए। आप समझ पा रहे हो कितना काम हो गया, यानी कि जितने भी टोकन्स होते हैं उसमें आपका ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क अप्लाई किया जाता है। इससे होता क्या है, ये सीख लेता है, समझ लेता है कि अगर मैन है तो उसकी वैल्यू ये है, फीमेल है तो उसकी वैल्यू ये है, बॉय है तो उसकी वैल्यू ये है, डैनियल है तो उसकी वैल्यू है। ये सारा कुछ सीख लेता है। ये ट्रेनिंग फेज है कि भाई किस वर्ड की वैल्यू क्या है, वो सारा कुछ जो है वो आपका फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में कवर होता है। तो ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फोर्थ स्टेप है आपके मैकेनिज्म की, सेल्फ अटेंशन के बाद, की जिसके अंदर आप क्वेरी की और वैल्यू पे बात करते हो। लेकिन ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि नेक्स्ट स्टेप में आती है, फोर्थ स्टेप में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फिफ्थ स्टेप पे। ये फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क क्लियर हो गया होगा। इसमें ट्रेनिंग मैकेनिज्म है कि जिसके अंदर आपकी मैपिंग होती है वेक्टर्स की वर्ड्स के साथ। जो फिफ्थ है वो है आपका रेसिडुअल कनेक्शंस प्लस लेयर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, रेसिडुअल कनेक्शन और लेयर न्यूमराइजेशन क्या होता है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। रेसिडुअल क्या काम करता है उस पर थोड़ा सा मैं आपसे बात करता हूँ। रेसिडुअल में क्या होता है, अब यहां पर जो है वो आप एक ऐड करते हो इनपुट बैक टू आउटपुट। आप इसके अंदर इनपुट को आउटपुट में ऐड करते हो कि जिसके थ्रू आप क्या करते हो, आप अवॉइड करते हो वैनिशिंग ग्रेडियंट को अवॉइड करते हो कि जिसके थ्रू आपकी लर्निंग जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है। आपकी लर्निंग जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है। रेसिडुअल में क्या होता है, जो बचता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप इनपुट को जो है वो वापस से ऐड कर देते हो आउटपुट में। रेसिडुअल मतलब कि जो बचा कुछ है, जो बच गया है, जो बच जाता है, आप समझ लो आसानी में, जब न्यूरल ट्रेनिंग के टाइम पे जो बच जाता है उस इनपुट को आप वापस से आउटपुट में ऐड कर देते हो, उसकी जिसकी वजह से जो वैनिशिंग ग्रेडियंट है, वैनिशिंग मतलब होता है खत्म होना, ग्रेडियंट यानी कि वो जो फंक्शन आपका जो चल रहा है तो वो खत्म ना होने पाए, तो उस वजह से आप जो भी बचता जा रहा है वो आप वापस से आउटपुट में ऐड करते जा रहे हो, ताकि जब बैक प्रोपगेशन हो या फिर वापस से प्रोसेस जो है वो आइट्रेट हो तो वो चीज खत्म ना हो, थोड़ी थोड़ी ऐड होती रहे,
कि जिसकी वजह से आपकी लर्निंग जो है वो बैलेंस रहे, स्टेबलाइज रहे, आगे पीछे ना हो, कम ज्यादा ना हो, एक लेंथ पे चलती रहे, उसकी वजह से आप यहाँ पर रेसिडुअल कनेक्शन पे काम करते हो। ठीक है, ये रेसिडुअल का डेफिनेशन हो गया। रेसिडुअल क्या होता है? रेसिडुअल ऐसे होता है। लेयर नॉर्मलाइजेशन पे बात करता हूँ कि लेयर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अभी जो लेयर नॉर्मलाइजेशन है, फिर ये लेयर नॉर्म जो है, ये क्या करता है? बहुत सिंपल है, ये नॉर्मलाइज करता है, नॉर्मलाइज करता है एक्टिवेशंस को और फास्टर ट्रेनिंग करता है। बहुत सिंपल। क्या करता है? कुछ नहीं करता, ये आपकी नॉर्मलाइजेशन पे काम करता है, एक्टिवेशन फंक्शंस को और स्टेबलाइज ट्रेनिंग करता है। मतलब हो सकता है आपका 1 से लेके वो -1 से लेके 1 तक जाना है आपको। ठीक है, आप पहुंच गए 1.5, आप पहुंच गए -1.2, तो आपको लाना कहां पे है? 1 से -1 के बीच में ही लाना है ना। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन है, यानी कि उसके बीच में ही लाना, ये आपका लेयर नॉर्मलाइजेशन का काम है। कि वैल्यू ऊपर नीचे हाइप्स आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, रफ एंड ट्रफ्स आ रहे हैं, तो उसको नॉर्मलाइज कर दो। एक प्लेन पे ले आओ, एक प्लेन पे ले आओ, एक सब्जेक्ट पे ले आओ, एक पेज पे ले आओ, तो वो नॉर्मलाइजेशन लेयर का काम होता है। और इससे आपकी ट्रेनिंग जो है वो फास्ट हो जाती है, यानी कि आपके आउटलायर्स खत्म होने लगते हैं, तो वो एक सिंगल प्लेन पे चीजें आ जाती हैं। तो ये आपका लेयर नॉर्मलाइजेशन का काम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 6th फंक्शन पे। मैं उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा, मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आज मुझे। हम लोग ने काफी कुछ कवर कर लिया इन डेप्थ में, और भी बहुत मजेदार चीजें आने वाले टाइम में आने वाली है। 6 पे बात करते हैं स्टैक लेयर्स। स्टैकिंग मतलब एक के ऊपर एक, स्टैक लेयर्स। ठीक है, स्टैक लेयर्स पे बात करते हैं। स्टैक लेयर्स क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर में जो है वो बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, मैनी लेयर्स। ट्रांसफॉर्मर से बहुत सारी लेयर्स होती है, जैसे कि 12 होती है, 24 होती है, 96 होती है, एक्सेट्रा। बहुत सारी लेयर्स होती है, ये बात जानने वाली है। अब क्या होता है, हर एक लेयर में जो है वो रिफाइन होता है टोकन का रिप्रेजेंटेशन, यानी कि टोकन का जो रिप्रेजेंटेशन है, हो सकता है फर्स्ट लेयर में जो है वो टोकन मैन जो है वो 0.11 है, सेकेंड लेयर में जो मैन है वो 0.01 है, थर्ड लेयर में जो मैन है वो 0.001 है। तो ये जो आपकी रिफाइनमेंट होता है हर लेयर में, वो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्टैक लेयर में काम करता है। ये स्टैक लेयर में होता है, यानी कि बार बार रिफाइनमेंट होता जाता है, ताकि लास्ट में जो चीज निकल के आए वो एकदम क्लियर हो और आपका जो प्रोडक्शन है वो एकदम परफेक्ट हो या प्रिसाइज हो। तो वो स्टैक लेयर का काम होता है। अगर मैं बात करूं डीपर लेयर्स में, जितनी डीपर लेयर्स होंगी उतनी रिच अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, जितनी डीपर लेयर्स होगी उतनी रिच अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि आपने एक बार पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर पढ़ा, अच्छा होते जाओगे ना और परफेक्ट होते जाओगे। वही वाला केस यहाँ पर होता है। जितनी डीप लेयर्स होती हैं उतनी रिच अंडरस्टैंडिंग होती है, उतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन होती है नॉलेज की, आइडिया की, वो चीज यहाँ पर निकल के आती है। तो फिर ये स्टैक लेयर का काम है कि आप स्टैकिंग क्यों करते हो? और अच्छी लर्निंग के लिए, और अच्छे लर्निंग वेट के लिए, और अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए, और अच्छे आउटपुट के लिए। वो यहाँ पर स्टैक लेयर का काम हो जाता है। जो नेक्स्ट चीज है वो है आउटपुट का प्रेडिक्शन, यानी कि लास्ट हमारी स्टेज, ट्रांसफॉर्मर की लास्ट स्टेज पे अब हम लोग आ गए करते करते 6 स्टेजेस कवर के लिए। लास्ट स्टेज पे मैं बात करता हूं, वो है आउटपुट प्रेडिक्शन। आउटपुट प्रेडिक्शन में मैं बात करूं तो आउटपुट प्रेडिक्शन जो है वो आपका फाइनल रिप्रेजेंटेशन है। आपका फाइनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपका आउटपुट, जो लास्ट लेयर निकल के आती है ना, लास्ट में मैं दिखाता हूं, वो आपकी फाइनल रिप्रेजेंटेशन है, कि जिसके अंदर ये लीनियर लेयर होती है, यानी कि कोई फंक्शन ऊपर नीचे नहीं, लीनियर होता है। और सॉफ्टमैक्स ये एक्टिवेशन फंक्शन है। मैं एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर एक खास वीडियो बनाऊंगा कि हर एक्टिवेशन फंक्शन अलग बिहेव कैसे करता है, चाहे वो सिग्मॉइड हो, रेलू हो, सॉफ्टमैक्स हो, या कोई भी हो। तो अभी आप ये समझ लो कि ये फाइनल रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि लीनियर लेयर होती है, और इसके अंदर सॉफ्टमैक्स आपके होता है वोकैबुलरी के अराउंड, यानी कि सॉफ्टमैक्स आपके जितने भी वर्ड्स है उसके अराउंड सॉफ्टमैक्स के थ्रू जो है वो ये फिल्टर के थ्रू पास होके जाती है, और ये प्रोड्यूस करती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसके ऊपर? सारे पॉसिबल टोकन्स के ऊपर। सारे जितने भी पॉसिबल टोकन्स है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था ना, यहाँ पर ये है, ये आई है, तो एम है, बा है, दा है, तो सारे ऊपर जो है वो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करती है जितनी भी पॉसिबल टोकन्स हो सकते हैं। मतलब आई एम, नहीं ऐसा नहीं, और इजी लगते हैं, द कैट सैट ऑन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है? मैट है, यहाँ पे चेयर है,
यहाँ टेबल है, मैच 0.7 है, चेयर 0.5 है, टेबल 0.4 है। सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैट का है, बस वो मैट ले लेगा, सब पे नजर मारेगा, जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपका चैट जीपीटी की प्रॉम्प्टिंग काम करती है। जब लिखते हो तो देखते हो ना, एक के बाद एक के बाद एक जो टोकन्स है वो जनरेट हो रहे थे, वो कैसे हो रहे हैं, वो ऐसे हो रहे हैं कि जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबके ऊपर होता है, और फिर जो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है वो निकल के आ जाती है, और इस तरीके से जो है वो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल काम करता है। ये उसका एक्चुअल फंक्शन है और ये उसकी एक्चुअल वर्किंग है जो मैंने आपके सामने अभी बताया। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ इंट्यूशन के ऊपर। इंट्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है समझना, यानी कि ये सब तो टेक्निकल नॉलेज है, थोड़ा सा इंट्यूशन यानी कि आइडिया की नॉलेज, फिलॉसफी के हिसाब से मैं बड़ा फोकस करता हूँ फिलॉसफी को। हर जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ो उसको फिलॉसफी का उसका एक एंगल जरूर रखो, ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए, और फिर किसी भी लैंग्वेज, किसी भी तरीके से किसी बच्चे को, किसी बड़े को, किसी को भी आप समझा सकते हो, तो वो इंट्यूशन से ही होता है। मैं चॉक चेंज कर लेता हूँ और अब मैं सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म के इंट्यूशन पे बात करता हूँ। सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का जो इंट्यूशन होता है उस पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, अब आप ऐसा समझो कि एक सेंटेंस है, द animal didn't cross the street because it was too tired. The animal didn't cross the street because it was too tired. बहुत थक गया था जानवर, इसलिए वो सड़क को पार नहीं कर पाया। अब इसमें आप ये बात देखिए कि जो it है, ये जो वर्ड it है, It was too tired. इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। अब ये थोड़ा सा एम्बिगुअस लग रहा है, कैसा लग रहा है? अगर मैं बात करूं सेल्फ अटेंशन में, तो ये जो क्वेरी है, ये जो क्वेरी वेक्टर है इट का, यानी कि इसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, इस क्वेरी का जो ये इट का सिर्फ मैं बात करूं, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, वो चेक करेगा सिमिलैरिटी किसके साथ, जितने भी और पॉसिबल अदर की वेक्टर्स हैं उसके साथ, जितने भी और पॉसिबल की वेक्टर्स हो सकते हैं उसको ये इट जो है वो चेक करेगा। पहली बात ये हो गई, जितना हम अभी तक हमने पूरा सेल्फ अटेंशन देखा उसमें यही तो बात हुई है कि वो सबको चेक करेगा, सबको देखेगा। तो यहाँ पर एनिमल डिडंट क्रॉस द स्ट्रीट बिकॉज़ इट वाज टू टायर्ड, तो यहाँ पर ये जो आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है इट का, वो चेक करेगा सबको, यानी कि सारे के सारे जितने भी हैं वो आपके जितने भी वर्ड्स की वेक्टर्स है वो उसको चेक करेगा, और उसके बाद वो फाइंड करेगा हाई सिमिलैरिटी किसके साथ, एनिमल के साथ, यानी कि ये सब, इसमें जितने भी वर्ड्स आए वो सबको चेक करेगा इट के साथ, और जिसकी सबसे हाई सिमिलैरिटी होगी किसके साथ, एनिमल के साथ, स्ट्रीट के साथ नहीं, या कुछ और कोई चीज के साथ नहीं, टायर्ड के साथ नहीं, एनिमल के साथ। अब ये इट जो है, इसका मतलब ये है कि जो इट की बात हो रही है वो जानवर की बात हो रही है, एनिमल की बात हो रही है, तो जो सबसे हाईएस्ट सिमिलैरिटी है वो इट की एनिमल के साथ आ रही है। तो अब वो ये समझेगा कि अटेंशन वेट जो है वो किस पे होना चाहिए, एनिमल पे सबसे स्ट्रॉन्ग है, और जिसकी वजह से जो इट है इसका मतलब एनिमल है, आप समझ पा रहे हैं? मैं फिर से दोहरा देता हूं, ये एक सेंटेंस था, द एनिमल डिडंट क्रॉस द स्ट्रीट बिकॉज़ इट वाज टू टायर्ड। ये एक सेंटेंस था जिसमें इट जो है वो एम्बिगुअस वर्ड है, समझ में नहीं आ रहा है किसके लिए बात हो रही है। तो आप सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म में क्या होता है, जो एक क्वेरी वेक्टर है, यानी कि इसकी जो क्वेरी है, ये पूरी क्वेरी आप देख रहे हैं, इसमें इट की जो नंबर में रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि इसके अंदर आपका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो चेक करेगा सिमिलैरिटी अलग अलग वेक्टर्स के साथ, और जब वो चेक करेगा तो उसे पता चलेगा कि इट की जो सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी है वो एनिमल के साथ है। इसकी वैल्यू, यानी कि अगर ये 3D कोऑर्डिनेट है तो एनिमल यहाँ पे और इट भी यहाँ पे, तो यानी कि इट और एनिमल एक ही चीज की बात हो रही है। तो जब भी वो देख लेगा तो वो हाई सिमिलैरिटी होगी एनिमल और इट की, स्ट्रीट की नहीं, टायर्ड की नहीं, किसी और वर्ड की नहीं, एनिमल की और इट की, और जिसकी वजह से अटेंशन जो है वो वेट की एनिमल पे सबसे ज्यादा होगा, और वो समझ लेगा कि इट से मतलब एनिमल है। और इसी तरीके से ये जो एबिलिटी है जिसके अंदर आप लॉन्ग डिस्टेंसेस जो है वो ट्रैवल करते हो, वो आरएनएन्स में, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में नहीं होता, ट्रांसफॉर्मर्स में होता है। तो ट्रांसफॉर्मर्स का एक्चुअल इंट्यूशन ये है कि आप
एक सेंटेंस दो, उसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस दो, उसके अंदर वो सिमिलरिटी चेक करेगा और उसके अंदर वो सेंस आउट कर लेगा कि भाई कौन सी चीज कितनी एम्बिगुअस है नहीं है और किस पे कितना फोकस करना है कि नहीं करना है। ये एक्चुअल इंट्यूशन है और सबसे पहले यही आदमी को फोकस करना चाहिए और उसके बाद जो है वो टेक्निकल डेप्थ पे जाना चाहिए कि एक्चुअल इंट्यूशन ये है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का, कि जिसके थ्रू जो है वो चीजें समझ में आती है। ठीक है, अगर मैं अब आगे बात करूं और थोड़ा से स्केलिंग लॉस के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि आखिर इसकी लॉस क्या है, कि अगर आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल को और अच्छा करना है या फिर और आगे उसको परफेक्शन की तरफ ले जाना है तो किन किन चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी है कि जिसके थ्रू आपको उसका मैक्सिमम आउटपुट या प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो बात है वो है स्केलिंग। स्केलिंग लॉस पे मैं बात करता हूँ। जो फर्स्ट स्केलिंग लॉ है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का परफॉर्मेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो जो फर्स्ट चीज़ है वो है डेटा साइज। डेटा साइज पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल का परफॉर्मेंस बहुत डिपेंड करता है। जो सेकंड है वो है पैरामीटर, पैरामीटर काउंट, आपके कितने पैरामीटर आप पास कर रहे हो उस पर बहुत डिपेंड करता है। जो थर्ड है वो है आपका कंप्यूटेशन पावर, आपकी कंप्यूटेशन पावर कितनी अच्छी है, जीपीयू यूज कर रहे हो, सीपीयू यूज कर रहे हो, क्लाउड यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, आपकी कंप्यूटेशन पावर कितनी अच्छी है। तो ये जो स्केलिंग हाइपोथेसिस है वो जितनी ज्यादा आप बढ़ाते जाओगे उतनी आपकी लिमिट जो है वो बढ़ती जाएगी, अपग्रेड होती जाएगी। तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो चैट जीपीटी जो 3 है उसके अंदर 1750 बिलियन पैरामीटर्स है, 175 बिलियन पैरामीटर्स प्रेजेंट है। जो आपका जीपीटी 4 है उसके अंदर आपका कितने प्रेजेंट है आप बताओ, ट्रिलियंस। ये क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ, चैट जीपीटी 4 में कितने पैरामीटर्स प्रेजेंट है ढूंढ के बताओ कमेंट में। ट्रिलियंस है, बिलियंस है, क्वाड्रिलियंस है, कितने, सोच के सर्च करके बताना। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको स्केलिंग लॉस बताई कि इस पे अगर आप फोकस करोगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में डील करते टाइम तो आप अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल के परफॉर्मेंस को बहुत ऑप्टिमाइज करके एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हो अगर आप डेटा साइज और उसका पैरामीटर काउंट और कंप्यूटेशन पावर पे फोकस कर लो। अब मैं आता हूँ ट्रेनिंग प्रोसेस पे कि ट्रेनिंग कैसे होती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे की जाती हैं। मैंने आर्किटेक्चर आपको बता दिया है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का ट्रांसफॉर्मर्स में। अब मैं बात करता हूँ ट्रेनिंग प्रोसेस में। ट्रेनिंग प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या होता है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ट्रेनिंग प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट मैं बात करता हूँ प्री ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करने से पहले जो है वो 3 बातों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए कि नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन, इसी पे जो है वो सारी चीजें प्रेजेंट है। आपका जितना अच्छा नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट होके आएगा आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल उतना अच्छा ट्रेन होगा और उतना अच्छा बन के आएगा। नेक्स्ट वर्ड टोकन प्रेडिक्शन के ऊपर बात होनी चाहिए, तो इसको हम लोग कहते हैं कैजुअल एलएम। ये नेक्स्ट वर्ड टोकन प्रेडिक्शन का हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा होना चाहिए। जो सेकंड चीज है वो ये है कि आप ट्रेनिंग जो कर रहे हो वो आप किस चीज पे कर रहे हो, आप इंटरनेट स्केल डेटा पे कर रहे हो, यानी कि इंटरनेट से जो आपने डेटा उठाया उसको स्केलिंग की उस पे कर रहे हो, यानी कि वेब पेजेस हो गए या बुक्स हो गए या कोड्स हो गए, इस सब पे कर रहे हो। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज पे कर रहे हो, ये डिफाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज पे ट्रेनिंग कर रहे हो। इंटरनेट पे जाहिर सी बातें करोगे कि यार आपको ग्लोबल डेटा चाहिए तो पूरे इंटरनेट के डेटा को आप लेते हो और फिर उस पर ट्रेनिंग करते हो। जो थर्ड है वो ये है कि ये रिक्वायर करता है ह्यूज कंप्यूटेशन। बहुत ह्यूज कंप्यूटेशन चाहिए, तो फिर सिर्फ जीपीयू से बात नहीं होगी, आपको टीपीयू पे जाना पड़ेगा। टीपीयू से बात होती है यहाँ पर, या क्लस्टर्स से बात होती है, सर्वर के क्लस्टर्स बनते हैं जीपीयूज के, उस पर बात होती है। तो ये कुछ प्री ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव है कि जिसको आपको फोकस करना चाहिए ट्रेनिंग करने से पहले, कि भाई आपको नेक्स्ट वन प्रोडक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आप कौन सा डेटा ले रहे हो, किस पे ट्रेन कर रहे हो, क्या इंटरनेट का ले रहे हो, बुक्स का ले रहे हो, वेब पेजेस का ले रहे हो, कौन सा डेटा ले रहे हो जिस पे ट्रेनिंग कर रहे हो। ये प्री ट्रेनिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में इन जनरल इंटरनेट के डेटा को उठाया जाता है और रिक्वायरमेंट होता है जीपीयूज का और टीपीयूज का, यानी कि बहुत हाई कंप्यूटेशन पावर का, कि जिसमें आप प्री ट्रेनिंग को ये सब डिफाइन करते हो ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, एक बार ये सब कर लिया, उसके बाद ट्रेनिंग कर ली। ट्रेनिंग के टाइम एक चीज होती है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यून करना मतलब कि उसको और सही करना, या फिर वो अगर सही परफॉर्म नहीं करा तो उसको मिटिगेट करना। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस है ट्रेनिंग प्रोसेस में फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग जो है वो सेकंड प्रोसेस है। फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है, फाइन ट्यूनिंग में 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट है सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग।
अब जैसे मेरा सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग का जो भी मशीन लर्निंग एंथुसियास्ट उनको कुछ याद आया होगा, हम लोग मशीन लर्निंग पढ़ते थे और वहां पर सुपरवाइज लर्निंग देखते थे किस चीज में, सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट, ट्रांसफर लर्निंग, याद आया? उसी का एक बड़ा भाई है, उसका एक एक्सटेंशन आप समझ लीजिए। तो सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है, सुपरवाइज फाइन ट्यून में जो है वो आप स्पेसिफिक टास्क, कोई आपकी स्पेसिफिक टास्क है उसके ऊपर जब आप फाइन ट्यूनिंग करते हो तो वो एसएफटी कहलाता है, सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग, कोई खास काम के लिए। एक होता है आपका इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग, इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग कुछ सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पे जो है वो आप ट्यूनिंग करा रहे हो कि जो अलाइन होता है ह्यूमन प्रॉम्प्ट के साथ, यानी कि इंसान जो है वो कुछ प्रॉम्प्ट देता है और उसके साथ जो है वो आप फाइन ट्यूनिंग कराते हो, ये जो होता है वो इंस्ट्रक्शनल फाइन ट्यूनिंग होता है, ठीक है। जो थर्ड टाइप है वो है आपका RLHF, RLHF मतलब रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। रीइंफोर्समेंट लर्निंग मतलब इंसान का फीडबैक बार बार आएगा और उसके बेसिस पर रिवॉर्ड मिलेगा या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे आपके मॉडल को, और उसके बेसिस पे वो लर्न करेगा और फिर उसके बेसिस पे वो और अपना परफॉर्मेंस एनहांस करेगा। तो उसको हम लोग कहते हैं RLHF, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हम लोग कलेक्ट करते हैं ह्यूमन फीडबैक को कलेक्ट करते हैं और साथ में हम लोग एक रिवॉर्डिंग मॉडल बनाते हैं। अगर आपने अच्छा काम किया तो मॉडल में आपको रिवॉर्ड मिलेगा प्लस पॉइंट, और ये रिवॉर्डिंग मॉडल जो है वो साथ में काम करता है ऑप्टिमाइजेशन में LLM के, यानी कि LLM जो है वो और अच्छा होता जाता है, ऑप्टिमाइज होता जाता है, फोकस होता जाता है कि जो आपका एक्चुअल टास्क है या फिर आपको क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, किस तरीके से काम करना है कि नहीं करना, वो सारा कुछ जो है वो आपका RLHF में होता है ह्यूमन फीडबैक के साथ। और आपका जो मॉडल है वो आपका रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है, अच्छा दिया अच्छा आउटपुट आया तो +1, गलत दिया तो -1, उससे वो जो है वो मिटिगेट करके सही तरफ जाने लगता है और आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो ऑप्टिमाइज होने लगता है। तो ये फाइन ट्यूनिंग का प्रोसेस है जो हम लोग अभी ट्रेनिंग प्रोसेस में देख रहे हैं। जो थर्ड है वो है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। अब मैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पे बात करता हूँ, जो नेक्स्ट है आपके ट्रेनिंग प्रोसेस में आता है। मैं उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा यार, तुम लोग से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, पूरा रिवाइज हो रहा है मेरा और तुम लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ जब मैं ऐसे लिखता हूँ नोट्स मिल जाएंगे, आप सुनिए और बस नोट्स पे एक नजर मारते जाइए या फिर आप समझ के पढ़ा दी किसी को, बस दैट्स इट, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए स्पेसिफिकली मैं 1 घंटे का वीडियो लेक्चर कवर करूंगा पूरा कोर्स वर्क में। अभी सिर्फ मैं पेन डाउन कर रहा हूँ नेम्स को, क्योंकि हमारा फोकस आज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में यहाँ पर लिख देता हूँ। जो एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है वो है एडम ऑप्टिमाइजर फर्स्ट है, बहुत यूज होता है। एक होता है मिक्स्ड प्रिसिशन ट्रेनिंग, ये भी बहुत यूज होता है। एक होता है ग्रेडियंट क्लिपिंग भी यूज किया जाता है। उसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग, जिसके अंदर आपका डेटा पैरेललिज्म पे बात होती है और मॉडल पैरेललिज्म पे बात होती है। ये काफी बड़े क्लस्टर्स में जो काम होता है ना ट्रेनिंग के, वो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग के थ्रू होता है कि जिसमें आप ट्रेनिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो और डेटा पैरेललिज्म या मॉडल पैरेललिज्म साथ साथ काम करते हैं और एक साथ कंबाइन होकर लास्ट में आपको रिजल्ट देते हैं। तो ये कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है कि जो कि यूज की जाती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए और खासकर डीप लर्निंग में बहुत यूज होती है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा आगे बात बढ़ाऊं और अब कैपेबिलिटीज पे बात कर लूं कि आखिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल कर क्या क्या पाता है, क्या क्या कर सकता है। हमने टेक्निकल डेप्थ देखी, हमने बेसिक इंट्यूशन देखा, आइडिया देखा, टेक्निक्स देखी, प्रोसेसेस देखी, ऑप्टिमाइजेशन देखी, बहुत कुछ देखा। अब इसकी कैपेबिलिटीज पे बात करते हैं कि आखिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल की कैपेबिलिटीज क्या क्या है, वो क्या क्या कर सकता है। तो पहली चीज है नेचुरल कॉन्वर्सेशन, आपसे आपकी तरह बात कर सकता है, इंसान की तरह आपसे बात कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज है टेक्स्ट समराइजेशन, टेक्स्ट को, एक बहुत बड़ी किताब को बहुत जल्दी से समराइज कर सकता है। ट्रांसलेशन, आपने इंग्लिश में पूछा उसने जो है वो फ्रेंच में बताया, ट्रांसलेशन कर सकता है। फोर्स है कोडिंग, आप कहेंगे भाई ये कोड मुझे लिख के दे दो, कॉपीलॉट या फिर आपका जो कर्सर है वो आपको कोड लिख के दे देगा। कर्सर तो एजेंटिक एआई में भी चला जाता है, लेकिन आप पूरा कोड आपको लिख के दे देगा। जो नेक्स्ट है वो है नॉलेज रीजनिंग, आप इससे Q&A कर सकते हो, सवाल जवाब कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, वो जो है वो नॉलेज रीजनिंग इसी के थ्रू होती है।
क्रिएटिव राइटिंग, अगर आप कहोगे कि भाई कोई स्टोरी लिख दो तो वो आपको लिख के देगा, कोई पोएम लिख दो तो वो पोएम लिख के दे देगा, स्टोरी जनरेशन सारा कुछ जो है वो यहाँ पर कर देगा। जो नेक्स्ट है वो है डोमेन स्पेसिफिक टास्क, यानी कि अगर आपको मेडिसिन में बात करनी है, आपको लॉ में बात करनी है, आपको रिसर्च में बात करनी है, सारा कुछ जो है वो ये आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल कर देगा। ये सारा कुछ करता ही, आप चैट जीपीटी यूज करते ही हो, ये सब करते ही हो, तो सारी इसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटीज है कि जो ये कर रहा है, करता रहा है, कर रहा है, आगे करेगा, ठीक है, और आगे बहुत कुछ करेगा। अब तो एजेंटिक एआई भी आ गया, लेकिन ये इसकी कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज है। अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूसेज पे बात कर लूँ इसका प्रैक्टिकल यूसेज क्या है, तो प्रैक्टिकल यूसेज में जो फर्स्ट चीज है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसका फर्स्ट प्रैक्टिकल यूसेज। जो सेकंड है, अच्छा ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में मैं पूरा वीडियो कोर्स 1-2 घंटे या 2-3 घंटे का बनाऊंगा, मैं यहाँ पर अभी सिर्फ लिख रहा हूँ कि आपको आइडिया रहे, अगर आपको कहीं पर कुछ की नोट दे रहा हूँ या बोल रहा हूँ कि आखिर क्या होता है इसका प्रैक्टिकल यूसेज, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, इसके ऊपर वीडियो आने वाली है, पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर, पूरा कोर्स वर्क आने वाला है रैक्स पे, कि रैक्स क्या होते हैं पूरा कवर करेंगे रैक्स पे। जो थर्ड है वो है फाइन ट्यूनिंग या फिर प्रॉम्प्ट फाइन ट्यूनिंग, इसमें भी बहुत प्रैक्टिकल यूसेज इसका आता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का इन सब जगहों में यूज होता है, यानी कि इन जगहों पे एप्लीकेशन बेस्ड नहीं, बैकएंड में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होता है और बहुत कुछ कर रहा होता है साथ साथ आपके कोड के साथ या फाइन ट्यूनिंग के साथ, या फिर बहुत डायनेमिकली चीजें कर रहा होता है। तो ये चीजें यहाँ प्रैक्टिकल यूसेज में आती हैं, ठीक है। अगर मैं आगे बात बढ़ाऊं तो जो नेक्स्ट चीज है वो कुछ भी नहीं है सब कुछ हमने कवर कर लिया है, सारा कुछ जो है वो कंप्लीट हो गया है। सारे टॉपिक्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के हमने देखे, स्टार्टिंग से बहुत सारी बातें हमने की आज कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुए, क्या क्या उसकी हिस्ट्री है, 1950 से स्टार्ट हुए, 1970s, 2017 में अटेंशन इज ऑल यू नीड आया, ट्रांसफॉर्मर बैकएंड है, स्टैक मॉडलिंग क्या होती है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है। इस वीडियो को आप कई बार देखिएगा तो आपको और बहुत क्लियर हो जाएगा। समझिएगा, समझाइएगा, अपनी बात बनाइएगा, अपनी को बोल के बताइएगा, बच्चे को सिखाइएगा, बूढ़ों को बताइएगा, सब कुछ जताइएगा कि आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल आता है। यही एग्जैक्ट टेक्निक है, आइडिया है, फॉर्मेशन है, कंक्लूजन है, लाइक एमिशन है कि आपको कोई चीज सीखनी हो तो उसको सिखाओ। फीमेन भी यही कहता था, रिचर्ड फीमेन, कि भाई उसको समझा दो इजी वर्डिंग्स में तो वो चीज तुम्हें आ गई। तो आज मैंने पूरा कोर्स वर्क लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे कंप्लीट कर दिया है। इसके अंदर मल्टीपल टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है, ट्रांसफॉर्मर्स का है, मल्टीपल टॉपिक्स है। मम्मी के तो आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा देखना चाहते हैं बताइएगा मुझे। अलग अलग प्लेलिस्ट जो है वो मैं चैनल पे बना दी है, एजेंटिक एआई, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मैथ, सब कुछ है। जो देखना चाहते हो मुझे कमेंट बताओ। और वीडियो आने वाली है रैक्स के ऊपर, बहुत जल्दी पाइपलाइन में वीडियो आने वाली है। और याद रखिए, और अगर पसंद आती तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। और मैं वो फॉर्मेलिटीज नहीं कहता, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अगर तुम्हें पसंद आएगी तो तुम खुद ही करोगे, बाकी ऊपर वाला मालिक है। और मैं वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, और टॉपिक कोई भी हो, लेकिन लास्ट में मैं कंपटीशन में यही कहता हूँ कि तू नहीं है, बस फिर वही है। खुदा हाफिज़।